ठीक है, गुड इवनिंग। कहाँ तक थे हम पिछली क्लास में? प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस क्लियर हो गया था सबको? प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस के बाद में एक और टॉपिक हमने पढ़ा था, क्या था? ट्रांसपेरेंसी पहले पढ़ा था, बाद में अकाउंटेबिलिटी पढ़ी थी। अकाउंटेबिलिटी पूरा हो गया था हमारा, ठीक है, हो गया था। हाउ टू डिफाइन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की डिफिनेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी की प्रथमेश। ठीक है, ना कैसे करेंगे? आइडियल इंफॉर्मेशन मतलब आइडियल, हाँ ट्रांसपेरेंसी। फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट फॉर कॉमन पीपल्स। ठीक है, तीसरा था अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? एडमिनिस्ट्रेशन टू बी रिस्पॉन्सिबल, कैसे करेंगे अकाउंटेबिलिटी की डेफिनेशन? एक्शन। ठीक है, ये तीनों कंसेप्ट क्लियर है ये ना? इसके थरोली देखे थे हमने, टाइप थे जितनी भी सिग्निफिकेंस थी, सारे एस्पेक्ट हमने इन सब चीजों के कवर कर लिए थे। ठीक है, अगला इसी पॉइंट में हमारा टॉपिक आता है सिटीजन चार्टर। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको मराठी में? चलो ठीक है, सब इंग्लिश वाले ही है ना यहाँ पे। ठीक है, तो सिटीजन चार्टर बेसिकली क्या होता है? सिटीजन चार्टर देखेंगे, फिर उसके बाद में देखेंगे अपना करप्शन, उसके बाद आरटीआई, है ना, बाद में क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करते जाएंगे। एक बार सिलेबस को कवर कर लेते हैं। सिलेबस में क्या क्या देखा अभी तक हमने? पहला टॉपिक एथिक्स एंड इट्स इंटरफियरेंस, उसमें क्या क्या देखा? एसेंस ऑफ एथिक्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। उसमें कौन से डायमेंशंस थे? मेटा एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, अप्लाइड नॉर्मेटिव एथिक्स एंड अप्लाइड एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स में कौन से पार्ट थे उसमें? एजेंट थ्योरी एंड एक्शन थ्योरी। एजेंट थ्योरी का रिफॉर्मेशन मतलब किसने दी थी? एजेंट थ्योरी एरिस्टोटल ने दी थी। एंड एक्शन थ्योरी के दो पार्ट थे, पहला डिओन्टोलॉजी, टेलियोलॉजी। डिओन्टोलॉजी में कौन से लोग थे? इमैनुअल कांट, और कांट ही था, ओके। और इधर टेलियोलॉजी में बेंथम एंड जेएस मिल। टेलियोलॉजी में हमने अलग अलग एस्पेक्ट पढ़े थे, 3 या 4, है ना? तो पहला था यूटिलिटेरियंस, देन था कॉन्ट्रैक्ट, क्या कॉन्ट्रैक्टेरियंस, कंटेम्प्ररी कॉन्ट्रैक्टेरियंस, लास्ट वाला एस्पेक्ट था फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट, है ना? तो जो पहला था यूटिलिटेरियंस, उसमें दो थे, बेंथम एंड जेएस मिल। ठीक है, जो दूसरा था कॉन्ट्रैक्टेरियंस, उसमें तीन थे। पहला था थॉमस हॉब्स, देन जॉन लॉक और रूसो। ठीक है, और कंटेम्प्ररी कॉन्ट्रैक्टेरियंस में दो थे, थ्योरी ऑफ जस्टिस, रॉस थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स, फिर अमर्त्य सेन की थ्योरी ऑफ जस्टिस थी, दोनों की अलग अलग थी, है ना? जस्टिस एज अ डेवलपमेंट, मतलब फ्रीडम एज अ डेवलपमेंट, ये अमर्त्य सेन की थी। फिर हमने फेमिनिज्म पढ़ा, फेमिनिज्म का इंपॉर्टेंस एथिक्स के अंदर क्या है वो पढ़ा। ठीक है, ये था हमारा पहला टॉपिक, सॉरी ये था हमारा डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। फिर अप्लाइड एथिक्स, फिर पढ़ा हमने एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ, है ना? फिर एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, फिर हाँ रोल ऑफ फैमिली, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी इन द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू, ये पढ़ा था, है ना? इन तीनों का क्या रोल है वैल्यू के इनकलकेशन में? उसने पढ़ा कि ह्यूमन वैल्यूज क्या होती है, ह्यूमन वैल्यूज कितने टाइप की होती है ना? ह्यूमन वैल्यूज का इंपॉर्टेंस क्या है, ये पढ़ा। फिर पढ़ा हमने सोशल रिफॉर्मर्स, पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ से कौन सी वैल्यूज हम इनकलकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये था पहला टॉपिक। दूसरा था एटीट्यूड, उसमें पढ़ा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटीट्यूड, पॉलिटिकल एटीट्यूड, मॉरल एटीट्यूड, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड। ठीक है, ये पढ़ा हमने। यहाँ तक क्लियर है सबको? बाद में एप्लीकेशन ऑफ एटीट्यूड, और एटीट्यूड को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं उसको बोलते हैं परसुएशन।
है ना, ये भी पढ़ा हमने। तो ये सारा एटीट्यूड का सेकंड टॉपिक था। तीसरा था एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू डू समथिंग, ठीक है, और उसका इंपॉर्टेंस सिविल सर्विसेज के अंदर क्या है वो पढ़ा। डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज पढ़ा हमने, है ना, एंशियंट टाइम से लेके मिडिवल टाइम से लेके अब तक सिविल सर्विसेज का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, और वो सिविल सर्विसेज की प्रोसेस कंटिन्यूएशन में रखने के लिए कौन सी वैल्यूज होती है जो उसकी फाउंडेशनल वैल्यूज होती है। उसमें कौन सी वैल्यूज पढ़ी हमने। इंटीग्रिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर नॉन पार्टीसनशिप और इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, टॉलरेंस, सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन, सेल्फलेसनेस, ऑब्जेक्टिविटी। याद है, ये सब रिविजन करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, तभी आप समझ पाओगे, चीजों को कोरिलेट कर पाओगे। आगे जाके कोई केस स्टडीज पढ़नी है तो वहां पे भी, ठीक है। मैंने सर से बात कर रहा था सिलेबस के बारे में, तो दिवाली के बाद मतलब अक्टूबर एंड नवंबर फर्स्ट वीक सेकंड नवंबर मिड तक हमारा सिलेबस नियर अबाउट हम कोशिश करेंगे कि तब तक हम कवर कर लें, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्लास ले। मैं सोच रहा था कि क्लास का ड्यूरेशन जो है 2 से 3 घंटे का करें हम। अभी 2 घंटा होता है तो उसको एक्सटेंड करके 3 घंटा आप क्लास में इस बारे में डिस्कस करो, और अगर सारे बच्चे कंफर्टेबल है तो ड्यूरेशन जो 2 घंटे का है उससे बढ़ा के हम लोग 3 घंटे कर लेंगे। उससे क्या होगा कि जो सिलेबस कवर होने में 2 महीने लग जाएंगे वो 1.5 महीने में कवर हो जाएगा, है ना। उतना टाइम ड्यूरेशन रिवीजन के लिए आपको मिलेगा, है ना। और अगर कुछ एडिशनल चीजें आपकी कवर करानी है तो मेरी एंड से मैं कोशिश करूंगा वो और एडिशनली करा के दूं आपको, ठीक है ना। डिस्कस करो क्लास के अंदर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब क्लास के ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। तो आप एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज। अगला टॉपिक था हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। याद है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, कैसे डिफाइन करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस को। चलिए, आपको पता है ना, स्टैंडर्ड डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं। पहले तो खुद की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना है, देन अदर्स की फीलिंग को, और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दोनों की फीलिंग्स को मैनिपुलेट करना है ना। ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना, ठीक है। ये हो गया। फिर अगला क्या देखा था हमने, एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन द गवर्नेंस, है ना। फिर अगला टॉपिक है हमारा जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, नहीं हाँ, प्रोबेबिलिटी इन द गवर्नेंस, ठीक है। उसके अंदर फिर अलग अलग टाइप है। प्रोबेबिलिटी के अंदर एक वैल्यू हो गई प्रोबेबिलिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट वैल्यूज इन द एडमिनिस्ट्रेशन या फिर गवर्नेंस, है ना। तो उसके अंदर पहला था प्रोबेबिलिटी इन द गवर्नेंस, फिर था ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, और अब है सिटीजन चार्टर। तो व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सिटीजन चार्टर। आप कभी किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर गए हो, जैसे अभी आपने इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन लिया था, ठीक है। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होना जो उस इंस्टीट्यूशन के बारे में उसकी जो भी बेसिक चीजें हैं जो उस इंस्टीट्यूशन को पूरी करनी है, ठीक है, उसके बारे में एक लिखा हुआ। तो सबसे पहले देखो, इसमें क्या ना 2 वर्ड से बना हुआ है, एक तो सिटीजन है, दूसरा है चार्टर, ठीक है। तो चार्टर का मीनिंग क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्टर। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, चार्टर एक्ट 1833 डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं या फिर एक लेटर बोल सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। डॉक्यूमेंट किस चीज के लिए, किन के लिए बनाया हुआ है, सिटीजन्स के लिए। तो बेसिकली ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में, किसी भी मिनिस्ट्री के बारे में, किसी भी डिपार्टमेंट्स के बारे में, उनकी जो भी बेसिक फंक्शनिंग है उसको डिस्क्राइब करने वाला डॉक्यूमेंट होता है। कि अगर कोई इंस्टीट्यूट है, जैसे अभी हमारा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो इंस्टीट्यूट आपको, आप स्टूडेंट हो, मतलब आप बेनिफिशियरी हो ना इंस्टीट्यूशन के, तो आपको उस इंस्टीट्यूशन से कौन सी चीजें मिलने वाली है ना, उन सारी की ये लिस्ट इस चीज में होती है, इस चार्टर के अंदर होती है, ठीक है। और गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स है, उन सारे डिपार्टमेंट्स के काम क्या क्या है, और सिटीजन को उससे क्या क्या बेनिफिशियरी मिलने वाली है, उस सारी चीजों का जो मेंशन होती है वो इस चार्टर के अंदर होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं सिटीजन चार्टर। क्लियर है, ठीक है। अब उसकी कुछ कुछ कंपोनेंट होती है, मतलब सिटीजन मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उसका सिटीजन के लिए काम करना है तो उसकी कुछ कुछ चीजें जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहली बात तो है टाइम बाउंड होनी चाहिए, जो भी सर्विस वो आपको प्रोवाइड करेगा जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट होगी तब मिले, सबसे पहली। दूसरी बात हो सकती है कि जो क्वालिटी है वो क्वालिटी सर्विस हो, है ना। ये ऐसी अलग अलग चीजें जो है वो अभी हम देखेंगे आगे। बस आपको समझ में आया कि चार्टर, सिटीजन चार्टर क्या होता है, कुछ ऐसी लेटर जिसमें जो भी सर्विसेज कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी डिपार्टमेंट जो पब्लिक को डिलीवर करने वाले हैं उसकी लिस्ट लिखी हुई हो। क्लियर है सबको, ठीक है। डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन हम देखेंगे आगे, पर एक मीनिंग सिटीजन चार्टर का सबको क्लियर है, ठीक है। अकॉर्डिंगली अब ये जो कंसेप्ट था इसका ओरिजिन देखेंगे तो इसका ओरिजिन ब्रिटेन के अंदर हुआ है, नियर अबाउट 1991 के अंदर इसका ओरिजिन हुआ था। एज अ ओरिजिन मतलब
कि गवर्नमेंट, जैसे हमने पढ़ा ना ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट के अंदर होनी चाहिए, तो ये एक पार्ट है ट्रांसपेरेंसी का। मतलब ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, मतलब किसी इंस्टीट्यूशन से आपको कौन सी सर्विस मिलनी चाहिए उसका सारों का मेंशन इस डॉक्यूमेंट में होता है। अगर उसमें से कोई सर्विस आपको नहीं मिलती है तो आप फिर उसके लिए आप ग्रीवेंसेस डाल सकते हो, मतलब कंप्लेंट कर सकते हो अकॉर्डिंगली। तो ये एक प्रोसेस है ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए। कौन सा? सिटीजन चार्टर। क्लियर है सबको? ठीक है, अभी हम लोग इसको देख लेते हैं। लिख लो इसे। अ सिटीजन चार्टर इज अ डॉक्यूमेंट, जो मैं बोल रहा हूं उसे लिख लेना। अ सिटीजन चार्टर इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द कमिटमेंट ऑफ अ पब्लिक बॉडी, is a document that outlines the commitment of a public body towards standard, quality, and time frame of service delivery, along with the grievances redressal mechanism, and time frame of service delivery according to the service delivery along with grievances redressal mechanism. अगला पॉइंट लिखना, it is an expression of understanding, it is an expression of understanding between citizen and service provider. Citizen and service provider about the nature of services, about the nature and services that the provider is obliged to provide. Provider is obliged to provide. Obliged to provide. ठीक है, तो इसके अंदर देखो कौन से कीवर्ड है। सिटीजन चार्टर सबसे पहली बात तो क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। सबसे पहली बात क्या है, डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या होती है, कमिटमेंट है। कमिटमेंट है, डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन द कमिटमेंट ऑफ अ पब्लिक बॉडी, है ना। सबसे पहले बात है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या होती है, कमिटमेंट होती है। किसके लिए? किसकी कमिटमेंट होती है? पब्लिक बॉडी की। किसके लिए? पब्लिक के लिए। अब किस चीज की कमिटमेंट होगी? स्टैंडर्ड, क्वालिटी एंड टाइम फ्रेम ऑफ सर्विसेज। मतलब कौन सी सर्विसेज वो प्रोवाइड करने वाले हैं, उसका एक टाइम फ्रेम, क्वालिटी, है ना, और स्टैंडर्ड किस तरीके का होगा, ये सब जिस डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन होता है उसे बोलते हैं सिटीजन चार्टर। बस इसमें एक चीज ऐड कर की गई है, along with the grievances redressal mechanism। ठीक है, अब ये क्या चीज है grievances redressal mechanism? मतलब ये क्या होगा, पहला तो डॉक्यूमेंटेशन, एक डॉक्यूमेंट है जो कोई इंस्टीट्यूशन आपको कौन सी सर्विस प्रोवाइड करने वाला है उसके बारे में मेंशन होती है वो चीजें। और अगर उस सर्विसेज में आपको कोई प्रॉब्लम आती है उसके बारे में आप वॉइस रेज कर सकते हो, इश्यू कंप्लेंट्स कर सकते हो। उन कंप्लेंट को सॉल्व करने का जो मैकेनिज्म है उसे बोलते हैं ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ठीक है, इसका जो वर्ड है पहला है ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस मतलब आपकी जो भी कंप्लेंट्स रहेंगी उसको ग्रीवेंसेस बोलते हैं। फिर है रिड्रेसल, मतलब जो भी कंप्लेंट रहेंगी वो आपकी कंप्लेंट सुन लेना और उसको एड्रेस करने की कोशिश करना। उसके बाद कितनी कंप्लेंट्स एड्रेस्ड हुई है विद इन द टाइम फ्रेम वो देखना, जितनी हुई है कितनी नहीं हुई है, कितनों को मतलब कितनी पब्लिक आपकी सर्विस से सेटिस्फाइड है, कितनी नहीं है। इसका जो ओवरऑल एक एनालिसिस करने का जो फ्रेमवर्क होता है उसको बोलते हैं ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ठीक है, तो कौन से कीवर्ड हो गए, सबसे पहला हो गया डॉक्यूमेंट है, देन कमिटमेंट है। किस चीज की कमिटमेंट है? एक पब्लिक बॉडी की टुवर्ड्स द पब्लिक। अब किस चीज की कमिटमेंट है? स्टैंडर्ड, क्वालिटी एंड टाइम फ्रेम ऑफ सर्विसेज, है ना, along with the delivery, ठीक है, of grievances redressal
मैकेनिज्म। ये डेफिनेशन क्लियर है सबको? उसको एक अलग तरीके से भी समझ के ले सकते हैं हम लोग। क्या है ये? बॉन्ड समझ लो, किसका, किसके बीच का? एक जो जो सर्विस देने वाला है वो, और एक जिसको सर्विस मिलने वाली है। ठीक है, अब जो सर्विस दे रहा है वो बोल रहा है कि मैं इस तरीके की सर्विस आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये एक बॉन्ड हो गया जिसमें मेंशन है कि कौन सी सर्विस सर्विस प्रोवाइडर सर्विसर म्हणजे जो है जिसको मिलने वाली है उसको सर्विसेज देने वाला है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशन क्लियर है सबको सिटीजन चार्टर की? आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्या है? व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ सिटीजन चार्टर? नोट डाउन कर लो, नेसेसिटी ऑफ सिटीजन चार्टर। ठीक है, सबसे पहला है टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल एंड सिटीजन फ्रेंडली। जब किसी सिटीजन को पता रहेगा किसी इंस्टीट्यूशन से मुझे कौन सी फैसिलिटीज मिलने वाली है, तभी तो वो इंस्टीट्यूशन ठीक से काम करेगा, है ना? तो किसी भी इंस्टीट्यूशन को अकाउंटेबल बनाने के लिए उन सारे डॉक्यूमेंटेशन का एक जरिया होता है सिटीजन चार्टर। टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल, प्रशासन को जिम्मेदार बनाता है ये चीज, है ना? जैसे हमारी एकेडमी है, हमारी एकेडमी जो आपने फी पे की उसके बदले में क्या क्या सर्विसेज आपको मिलने वाली है कि टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, कोचिंग मिलेगी, है ना? प्रीलिम्स की कोचिंग अलग से मिलेगी, मेंस की अलग से मिलेगी। जो जो चीजें आपको मिलने वाली है जो पता रहेगी तभी तो आप बोल सकोगे ना बाद में सर को कि सर मुझे ये नहीं मिला करके। वैसे ही गवर्नमेंट का है ना? गवर्नमेंट से कौन सी सर्विसेज, कौन से इंस्टीट्यूशन से, कौन से डिपार्टमेंट से कौन सी सर्विसेज हमको मिलने वाली होती है, ये हमें जब पता रहेगा तभी तो हम कल को जाके वॉइस रेज कर सकते हैं। इससे आपको जैसे आपको पता होगा कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं हमको उनके बारे में पता ही नहीं होता कि ये हमें ये सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमें पता रहेगा तभी तो हम उन पर क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने डेवलपमेंट बताई इसका ओरिजिन 1991 में ब्रिटेन के अंदर हुआ था। ठीक है, 1997 से वहां पे इम्प्लीमेंटेशन में आया और 1998 से डिपार्टमेंट ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा उसने हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की। फिर भी हमारे कंट्री के अंदर इसके ऊपर ऑल इंडिया लेवल पे कोई लॉ नहीं है। जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स है वो अपने अकॉर्डिंगली सिटीजन चार्टर के लिए अलग से लॉ बनाती है। ठीक है, ये क्लियर है सबको? ठीक है, और हर एक इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी होती है कि वो एक अपना खुद का सिटीजन चार्टर जारी करे जिसमें द नंबर ऑफ सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करने वाले हैं उसका मेंशन होगा। ठीक है, क्लियर है? तो लिख लो, पहला लिख लिया टू मेक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंटेबल एंड सिटीजन फ्रेंडली। दूसरा लिखो टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी। आपको पता है आपको कौन सी सर्विस मिलने वाली है ना? ट्रांसपेरेंट होगा एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर से। अगला लिखो टू टेक मेजर्स टू इंप्रूव कस्टमर सर्विसेज। जब लोगों को सर्विसेज पता होंगी उनको कौन सी सर्विसेज मिलने वाली है तो हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी सर्विसेज उनको जो मिलने वाली थी उनमें से मिली नहीं है। अगर 5 अलग अलग टाइप की सर्विसेज मिलने वाली है उसमें से 2 ही मिल रही है तो मतलब 3 नहीं मिल रही है। तो जो 3 नहीं मिल रही है उसके ऊपर इफेक्टिवली काम करने को हम सोच सकते हैं अलग अलग मेजर्स उसके ऊपर। ठीक है, ये नेसेसिटी है। देन अगला लिखो टू अडॉप्ट अ स्टेक होल्डर अप्रोच। टू अडॉप्ट अ स्टेक होल्डर अप्रोच। अब ये स्टेक होल्डर अप्रोच क्या है? आप सब लोग टैक्स पे करते हो कोई ना कोई। गवर्नमेंट जितने भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो किसके बदले में करता है? जो आपकी बेसिक इनकम होती है, आप जो टैक्स पे करते हो उसके अकॉर्डिंगली आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो यह है स्टेक होल्डर अप्रोच। तो सर्विसेज जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी है वो सर्विसेज अगर आपको मिलती नहीं है तो उसको उसकी हॉलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट क्या होगा, आपको जितनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उसका एक होल एंड सोल स्टेक होल्डर हो गया। ठीक है, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सर्विसेज आपको मिलनी चाहिए। तो ये अप्रोच बनाना चाहिए कि क्योंकि गवर्नमेंट को लगना चाहिए कि नहीं, अगर इनको सर्विसेज नहीं मिल रही है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं हूँ, है ना? देश के अंदर 70 साल के बाद अगर गरीबी आज भी एक्सिस्ट करती है तो उसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है गरीबी का, मतलब सॉरी स्टेट का, है ना? रिस्पॉन्सिबल पहले है। अगर कोई आदमी सड़क पे खाने के लिए भीख मांग रहा है तो उसके लिए हम भी किसी न किसी फॉर्म में इनडायरेक्टली जिम्मेदार हैं, है ना? जो हमने सर्विस बनाई है वो सर्विस इतनी कैपेबल नहीं है कि उस आदमी को गरीबी से एक नॉर्मल लाइफ दे सके। ठीक है, तो ये हो गया सर्विस डिलीवरी का स्टेक होल्डिंग, मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि सारी सर्विसेज का रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी है, पर इनडायरेक्टली किसी ना किसी फॉर्म में गवर्नमेंट भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है।
तो ये एक अप्रोच है गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, एक स्टेक होल्डर अप्रोच, मतलब जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी है, इसको एक जिम्मेदार बनाने के लिए इसका भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगला है टू सेव टाइम ऑफ बोथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिटीजन। एडमिनिस्ट्रेशन का भी टाइम बचेगा कि नहीं भाई, हमारे पास 5 ही तरीके की सर्विसेज है, आप 10वीं मांग नहीं सकते हमसे, है ना। इसी गवर्नमेंट का भी टाइम बचेगा और सिटीजन का भी बचेगा। अगर सब डिपार्टमेंट की जो ड्यूटीज है हमें पता होगी, अच्छा ये पुलिस डिपार्टमेंट है, ये बस इतने 5 तरीके के काम कर सकता है, ये इसका काम जस्टिस करने का नहीं है, तो हम जस्टिस करने वहां पे क्यों जाएंगे भाई, हम जाएंगे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या फिर अलग कोर्ट में जाएंगे। मतलब अगर हमें पता होगा कि इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है, इसका काम क्या है, तो हम ऑब्वियसली कि वहां नहीं जाएंगे, जहां पे हमें जाना चाहिए वहां जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका एक नेसेसिटी है कि हर एक इंस्टीट्यूशन को जो भी उसका काम है वो स्पेसिफाई करना चाहिए एक चार्टर के अंदर। क्लियर है सबको इसका नेसेसिटी? ठीक है। ओरिजिन, बस लिख लो, हेडिंग डाल दो ओरिजिन ऑफ द कंसेप्ट, उसके बाद मैं जो बताऊंगा उसको लिखना। ओरिजिन एंड कंसेप्ट ऑफ सिटीजन चार्टर लिखो उसमें। द कंसेप्ट was first implemented in United Kingdom. Concept was first implemented in United Kingdom by John Major in 1991. By John Major in 1991 as national program. As national program. And its basic objective is to empower citizen in relation to public service delivery. Empower citizen in relationship to public service delivery. यहाँ पे भी एक टर्म है पब्लिक सर्विस डिलीवरी और एक एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन। किसके लिए लागू किया गया था? सिटीजन को एम्पावर करने के लिए, ताकि सर्विस को और ज्यादा इफेक्टिवली डिलीवर किया जा सके। सर्विस डिलीवरी कब अच्छे से होगी? दोनों वे से होगी। गवर्नेंस कभी भी एक तरफा नहीं होती, गवर्नेंस के हमेशा 2 एंड होते हैं। ठीक है, जिसके बाद जो गवर्नेंस प्रोवाइड करने वाला है और जो गवर्न होने वाला है, ठीक है, इन दोनों के बीच में होती है। तो इसीलिए अगर दोनों वे को इफेक्टिवली करना है तो इनको भी पता होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है और इनको पता होना चाहिए कि मुझे ये सर्विसेज मिलने वाली है। तो दोनों वे को इफेक्टिवली रन करने के लिए इसका इंप्लीमेंटेशन किया गया था 1991 में। किसके टाइम ड्यूरेशन में? जॉन। क्लियर है? उसके बाद इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन किया गया 1998 में। अब इसमें नोट डाउन कर लो। द प्रोग्राम, सेकेंड पॉइंट लिखना, द प्रोग्राम वॉज relaunched in 1998 by Labour government of Tony Blair. Tony Blair, called as Services First. Services, called as Services First. Second point लिखो, it includes 9 principles of service delivery. 9 प्रिंसिपल्स थे उसमें, कौन से अलग अलग थे वो नोट डाउन करो। पहला है सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस। सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस, जो सर्विस लोगों को मिलने वाली है उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, है ना, किस लेवल की सर्विस होगी, किस क्वांटिटी की होगी, किस क्वालिटी की सर्विस होगी, ये सारा इसमें मेंशन होना चाहिए गवर्नमेंट से कौन सी सर्विस मिलेगी। सेकंड पॉइंट है बी ओपन एंड प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन। लोगों से कोई भी इंफॉर्मेशन छुपानी नहीं है, जो भी काम है आपका वो सब लोगों को पता होना चाहिए, फुल और ओपन होनी चाहिए सारी इंफॉर्मेशन सब लोगों के लिए अबाउट एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट। कंसल्ट एंड इन्वॉल्व, मतलब अगर किसी को पता नहीं है, कोई अनएजुकेटेड है, तो उसको बताने का, उसको समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होल एंड सोल आपकी ही है। कंसल्ट एंड इन्वॉल्व।
अगला है एनकरेज एक्सेस एंड प्रमोशन ऑफ चॉइसेस। अब ये है एनकरेज एक्सेस एंड प्रमोशन ऑफ चॉइसेस, मतलब सिटीजन के बारे में, सिटीजन के पास ये राइट हो कि वो अपनी चॉइसेस बताए। अगर ये सर्विसेज है मुझे इस फॉर्म में मिलनी है, तो सिटीजन को भी बोलने का हक है कि नहीं मुझे इस फॉर्म में नहीं, आप इस फॉर्म में दो, है ना। मुझे पैसे अगर ट्रांसफर करने वाले हो तो मेरी बैंक में करो, या फिर मुझे कैश चाहिए, है ना। ये कस्टमर की डिमांड होनी चाहिए, अकॉर्डिंगली उनका सुन के तो लोग क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, ये है। अगला अगला क्या है, ट्रीट ऑल फेयरली, वही ना, रूल ऑफ लॉ, सबको एक समान, मतलब फेयरली, किसी के साइड में ज्यादा झुकाव नहीं, किसी के साइड में बहुत कम। ये जो डिफरेंसेस है, ये जो बायसनेस है, वो वहां पे नहीं होनी चाहिए। वही है ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म, पुट थिंग्स राइट व्हेन दे गो रॉन्ग। अगर कोई सर्विस गलत हो रही है डिलीवरी में, तो उसको सुधारो, ठीक करो। कैसे सुधारोगे, वही ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म। वो बाद में कंसेप्ट आया, इसमें बस वही इसको इस फॉर्म में लिखा गया था, वो वर्ड नहीं था इस टाइम पे, इसलिए उसको बोला पुट थिंग्स राइट व्हेन दे गो रॉन्ग। अगला यूज रिसोर्सेस इफेक्टिवली, यूज रिसोर्सेस इफेक्टिवली। जो भी रिसोर्सेस हमारे पास हैं उनको ठीक से यूज करो, नहीं कि है तो उसको एग्जॉस्ट कर लो पूरा, ताकि आने वाली जनरेशन को भी मिल नहीं पाए। ऐसे नहीं करना है, उसको इफेक्टिवली यूज करना है। इनोवेट एंड इम्प्रूव, गवर्नेंस के जो मैकेनिज्म है, जो सर्विस डिलीवरी के मैकेनिज्म है, उनमें हमेशा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहती है। कितने भी एंड तक आप पहुंच जाओगे फिर भी, तो उसको हमेशा एक बेटर वे में तरह कराने करने की कोशिश करना। उसके बाद है वर्क विथ अदर प्रोवाइडर। नंबर ऑफ सर्विसेज होती है जो गवर्नमेंट सिटीजन को डिलीवर करती है, तो जितने भी गवर्नमेंट की सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाले हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, उस सबका एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये बातें, ये 12 बातें कितनी है, 9 है, 9 बातें उस 1998 के जो भी लॉ बना था, किसके टाइम पे, जॉनी ब्लेस के टाइम पे, उसमें ये मेंशन की गई थी। ठीक है, लिख लो। अब जो 9 प्रिंसिपल्स थे वो हमने डिस्कस किया अभी। उसके बाद जो गवर्नमेंट, जो इंडिया के अंदर जो लॉ है, उसके अंदर जो सिटीजन चार्टर है, उसके की प्रिंसिपल्स 6 है, लिख लो। जो 1991 के अंदर यूके के अंदर जो भी एक ये चला था, मूवमेंट चली थी, उनकी क्या क्या डिमांड्स थी, 6 प्रिंसिपल्स ऑफ ओरिजिनल सिटीजन चार्टर मूवमेंट, उनकी क्या क्या डिमांड थी। सबसे पहला है, अगर कोई इंस्टीट्यूशन, कोई अगर सिटीजन चार्टर इश्यू कर रहा है, मतलब कौन सी सर्विसेज उसको देनी है सिटीजन्स को, तो उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए, है ना। कौन सी चीजें, सबसे पहला है क्वालिटी, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस। जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करने वाले हो वो किस क्वालिटी की होगी। फिर है चॉइस, सिटीजन के पास चॉइस होनी चाहिए कि वो सर्विसेज कौन से फॉर्म में ले, है ना। स्टैंडर्ड, स्पेसिफाई व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड हाउ टू एक्सपेक्ट, किस फॉर्म में वो एक्सपेक्ट करे सर्विसेज को, डिले में हो या फिर डिले ना हो, अकॉर्डिंगली। स्टैंडर्ड्स, देन है वैल्यू, जो भी एक ओबीडियंट टैक्स पेयर है, उनको लगे कि नहीं मेरे पैसों का इस्तेमाल ठीक से हो रहा है ना। सबको लगे कि नहीं वैल्यू ऑफ मनी है, जो मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, नहीं उसका वैल्यू है कहीं ना कहीं, तो वो पैसा सरकार अच्छे काम में लगा रही है, ऐसा सेटिस्फैक्शन उनको मिलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सिटीजन चार्टर को देख के ही लगना चाहिए कि नहीं ये अच्छा काम कर रहे हैं करके। देन है अकाउंटेबिलिटी, उससे ये पता चले कि इंस्टीट्यूशन कितना अकाउंटेबल है अपनी सर्विस प्रोवाइडेशन के बारे में। देन है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, जो भी वो इंस्टीट्यूशन है उसके रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर्स क्या क्या है, वो सारा उसके अंदर मेंशन होना चाहिए उस सिटीजन चार्टर के अंदर। ठीक है, क्लियर है सबको। कौन से 6 प्रिंसिपल है, फिर एक बार देखो कौन से है। सबसे पहला क्वालिटी, देन चॉइस, देन स्टैंडर्ड, वैल्यू, ट्रांसपेरेंसी एंड
क्लियर है? ऐसे ही याद हो जाता है, बस बहुत सिंपल है। सिग्निफिकेंस ऑफ सिटीजन चार्टर, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? मैं जो बोलता हूं उतना लिखो बस। मेक पब्लिक इंस्टीट्यूशन ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल, मेक पब्लिक इंस्टीट्यूशन ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। दूसरा सेकंड पॉइंट लिखना, इफेक्टिव टूल टू एंगेज इन, इफेक्टिव टूल टू एंगेज सिविल सोसाइटी एंड कर्ब करप्शन, इफेक्टिव टूल टू एंगेज सिविल सोसाइटी एंड कर्ब करप्शन। अगला लिखो, एनहांसिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस डिलीवरी, एनहांसिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस डिलीवरी। अगला लिखो, मेकिंग गवर्नमेंट मोर रिस्पॉन्सिव। अगला पॉइंट लिखो, एनहांसिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस प्रोसेसेस, एनहांसिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस प्रोसेसेस and judge credibility of government, and judge credibility of government। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही है। क्या हो रहा है? कुणाल मित्रेश सरला बोलायचं। हाँ मित्रेश सर, बहुतेक व्हिडिओ ऑनलाईन प्रॉब्लेम झाला। कोणीच नाही? ठीक है, हो हे चालू आहे की नाही पाहत होतो सर, बरोबर। कसं एक जण होतं इथं पण ते आपोआपच बंद झालं आणि ठीक आहे। हा नाही बंद, बस आताच जस्ट ते त्याला मी थांबून दिलं शिकवून। एक जण होतं सर पण ते आपोआपच ते लॉस्ट झालं वाटते काहीतरी कनेक्शन। हा हा नाही म्हणजे कसं आपोआप ही विंडो छोटी होत होती, फुल स्क्रीन होत होती। हा नाही पण ते लगातार चालू करून होत होतं, म्हणजे चालू म्हणजे असं फुल स्क्रीन होणं आणि आपोआप छोटी स्क्रीन, फुल स्क्रीन छोटी स्क्रीन हँग झाल्यासारखं होत होतं, तर प्रेशर आलं होतं। ठीक आहे, आता चालू आहे सर। ठीक आहे, नाही म्हणजे काही हातच होता लावला सर, ते आपोआपच झालं होतं। ठीक है, तो पुढचा होता सिग्निफिकेंस, त्याचा इंपॉर्टेंस, उसका उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला है पब्लिक इंस्टीट्यूशन को ट्रांसपेरेंट बना रहा है,
क्योंकि सर्विसेज जब लोगों को पता हो रही है तो ऑब्वियसली है कि कौन सी मिलने वाली है, तो ट्रांसपेरेंस हो रहा है, तो उससे एक तो इशू सबसे बड़ा कम हो जाता है कि करप्शन के जो चांसेस है वो घट जाते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सर्विसेज, अगर आपके पास 5 सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है, और अगर पब्लिक को पता है कि हमें ये 5 सर्विसेज मिलनी चाहिए, तो करप्शन के चांसेस ही घट जाते हैं ना। जो भी डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है वो डायरेक्टली लोगों तक पहुंचेगा, और जो भी पहुंचाने की बातें हैं वो, है ना, जैसे आपके पास 500 रुपए है, किसी भी डिपार्टमेंट के पास 500 रुपए है, 500 में के 5 चीजों में उनको 100 रुपए खर्च करने हैं। ठीक है, तो वो करप्शन करेंगे कहाँ से? जितना पैसा उतना उनको खर्च करना पड़ेगा, तो उस वैसे ही करप्शन उनका घट जाता है। और एक दूसरा मीडियम है सिविल सोसाइटी को एंगेज रखने का। मतलब सिविल सोसाइटी किसके लिए होती है? जो भी इंस्टीट्यूशन के अंदर लूप होल्स है, वो लूप होल्स को गवर्नमेंट के सामने या फिर पब्लिक के सामने रखने का काम किसी भी सिविल सोसाइटी का होता है। तो क्या हो गया, किसी भी सिविल सोसाइटी को पता है कि किसी इंस्टीट्यूशन का काम क्या है, और जब वो काम प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो डायरेक्टली जाके उनका कंप्लेंट करो। मतलब उनका जो रिसर्च करने का तरीका था वो थोड़ा सा वो हो गया, एंगेज हो गया वो, मतलब स्ट्रेंथन। पहले उनको ढूंढना पड़ता था कि इसका काम क्या है, अब उनको पता है, वो डायरेक्टली जाके हिट कर सकते हैं उस टारगेट को, मतलब पकड़ के सीधा कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर लोगों के अंदर उसका अवेयरनेस फैला सकते हैं उस बारे में। ये दूसरा चीज हो गया। तीसरा है एम एट एनहांसिंग स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस डिलीवरी। जिस तरीके का सर्विस लोगों को मिल रहा था, ठीक है, अब लोगों को पता है कि ये सर्विस हमको मिलने वाली है, अब लोगों का एक्सपेक्टेशन दिन ब दिन उस इंस्टीट्यूशन से बढ़ते जाएगा, है ना। ये होता है कि जो सर्विसेज का स्टैंडर्ड है, वो डिलीवरी का जो मेथड है, तरीका है, उसको और ज्यादा बेटर वे में डिलीवर कर सके, ये उसका फायदा हो सकता है। अगला है इट मेक्स गवर्नमेंट मोर रिस्पॉन्सिव। मतलब गवर्नमेंट को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाती है ये चीजें। सिटीजन चार्टर हो गया, आरटीआई हो गया, क्योंकि उनको पता है कि अपना डाटा जो है वो सब आज न कल लोगों के सामने जाने वाला है, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मिसकैलकुलेशन कैसे ना हो, उनको अवॉइड करने की कोशिश सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। फिर है, जब देखो, जब कोई चीजें इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन करनी है, जैसे हम क्लास रखते हैं, तो हम क्लास की टाइमिंग आपको पूछ के रखेंगे ना, क्योंकि जिस टाइम पे आप अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंगली क्लास होनी चाहिए, और जब क्लास होगी तो उसका बेनिफिट मैक्सिमम लोगों को होना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। वैसे ही सेम गवर्नमेंट को जब कोई सर्विस डिलीवर करनी है तो कैसे फॉर्म में करनी है, किस तरीके से करनी है। जब किसान का हित करना है, किसान का बेनिफिट करना है, तो किसान से तो जाके पूछो कि उसको क्या चाहिए, है ना। तभी वो पॉलिसीज, तभी वो जो भी होगी चीजें, वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी। क्लास को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो पहले बच्चों को पूछना पड़ेगा कि कैसे पढ़ाना है भाई, आपको कैसे समझ में आएगा, उसके अकॉर्डिंगली क्लास लेना पड़ेगा ना। इसीलिए उनका बेनिफिट होता है कि किसी भी चीज का बेनिफिट तब होता है कि जो भी बेनिफिशियरी है उस चीज का, उसका पार्टिसिपेशन उसके इंप्लीमेंटेशन के अंदर हो। ठीक है, तो उस चीज को कंटिन्यू करने की प्रोसेस उसको एनहांस करती है सिटीजन चार्टर। तो ये हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ सिटीजन चार्टर। फिर है इसका इम्प्लीमेंटेशन इंडिया के अंदर कब से हुआ। ठीक है, लिख लो उसमें, इसका फुल फॉर्म लिख के दूं मैं या फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे? लिख लो, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस in the Ministry of Personal, Public Grievances and Pension। ये वही डिपार्टमेंट है जिससे हमारा सिविल सर्विसेज का रिक्रूटमेंट वगैरह यही एक ही डिपार्टमेंट है जो करता है। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सारी चीजें हैंडल करने वाला डिपार्टमेंट यही है। और कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। पब्लिक सर्विस डिलीवरी की जितनी भी बातें हैं, सारी बातें ये मिनिस्ट्री डील करती है। ठीक है, लिख लो, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, DARPG, in Ministry of Personal, Public Grievances and Pension, coordinates the efforts to formulate and operationalize citizen charter। सिटीजन चार्टर किस तरीके का होगा, किस फॉर्म में होगा, इसको डिजाइन करने का काम ये डिपार्टमेंट करता है अपनी मिनिस्ट्री का। लिख लो, this department provides guidelines for formulation and implementation of charter। This department provides guidelines for formulation and implementation of the charters as well as their evaluation। मतलब चार्टर का फॉर्मेट किस तरीके का होना चाहिए, उसमें कौन सी चीजें इंप्लीमेंटेशन करनी है, कौन सी नहीं करनी है ना, इसका फाइनलाइजेशन ये डिपार्टमेंट करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। और आखिरी का है एज वेल एज देयर इवैल्यूएशन। मतलब जो सर्विस डिलीवर करनी थी वो अच्छे फॉर्म में डिलीवर हो रही है या नहीं हो रही है, ये इवैल्यूएट करने का काम भी इसी डिपार्टमेंट के अंदर कर आता है। तो यही डिपार्टमेंट ओवरऑल
सिटीजन चार्टर को एनालिसिस करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, किस फॉर्मेट में इम्प्लीमेंटेशन करना है और उसके ग्रीवेंसेस कैसे एड्रेस करने हैं, वो सब देखने का काम इस इंस्टीट्यूशन का है। मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये बोल रहा है कि किस फॉर्म में उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की प्रोसेस चली थी, है ना। एक मिनिस्ट्री है, उन्होंने जो चीफ सेक्रेटरीज होते हैं, सेक्रेटरीज पता है ना कौन होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मिनिस्ट्रीज होती है, मिनिस्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उस डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं उनको बोलते हैं सेक्रेटरीज, है ना। और हमारी गवर्नमेंट का भी एक चीफ सेक्रेटरी होते हैं। इन सबकी डिस्कशन चलती रहती है कि इस फॉर्म को, जो ब्रिटेन में अभी नया नया फॉर्म आ रहा है, इसको इंडिया के अंदर कैसे इंप्लीमेंटेशन में लाया जाए। पता है ना, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चीजें होती है, कोशिश करते हैं कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पे रिफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ रहे हैं उसको इंडिया के अंदर जल्द से जल्दी किस फॉर्म में लाया जाए। तो अलग अलग मीटिंग्स के डिस्कशन के अंदर 96-97 के अंदर ये डिस्कशन चल रहा था कि किस फॉर्म में उनको वो इम्प्लीमेंटेशन करना है उस चीज का, ठीक है। तो इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं, बस ध्यान में रखना कि 96-97 के अंदर डिस्कशन चल रही थी कि इस चीज को इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाए और किस फॉर्म में लाया जाए उसके बारे में। अब जो DARPG थी उनने कौन सी रिकमेंडेशन दी कि सिटीजन चार्टर के अंदर कौन सी चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए, है ना। अब इसको नोट डाउन कर लो। अगर सिटीजन चार्टर का ओवरऑल एनालिसिस आपसे पूछ लिया तो आपको एक जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उस चीज का कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए इसे नोट डाउन कर लो कि उसने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया था कि किसी भी, और आपको भी पता होना चाहिए कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप जाते तो उसकी कौन सी चीजें हैं जो सिटीजन चार्टर है उसमें लिख के होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला तो है विजन एंड मिशन स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब आप किसी गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाते हो तो उसमें एक पेज होता है अबाउट अस, है ना। उस अबाउट अस पेज के अंदर ये सारी चीजें मोस्ट प्रोबेबली मेंशन होनी चाहिए, और किसी किसी में कुछ कुछ चीजें होती है, किसी किसी में कुछ कुछ नहीं होती, क्योंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट के अंदर ना तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई प्रोविजन है, ना इसके ऊपर कोई लॉ बनाया गया है। एक मॉरल कंडक्ट करके, एक एथिकल कंडक्ट करके हमारी गवर्नमेंट ने इसको जाहिर किया था अपनी वेबसाइट पे मिनिस्ट्री के थ्रू, बट इसका कोई मतलब बैकग्राउंड, मतलब इससे कुछ कंपल्सेशन नहीं है। इसलिए कोई इंस्टीट्यूशन इसे फॉलो करता है, कोई कोई नहीं करता, बट कोई किसी किसी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने इसके ऊपर लॉ बनाया हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंगली DARPG। अब DARPG का लॉन्ग फॉर्म क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। उसके हिसाब से सिटीजन चार्टर के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए नोट डाउन करो। सबसे पहला है विजन एंड मिशन स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो भी विजन है, आप करना क्या चाहते हो वो। फिर है डिटेल्स ऑफ बिजनेसेस ट्रांजैक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी होगी XYZ, उनके बिजनेसेस कौन सी फॉर्म में है, कितने कितने अलग अलग टाइप से वो बिजनेसेस करते हैं। बिजनेसेस इन द सेंस क्या क्या काम करते हो आप लोग, है ना। जैसे अभी हमारी ग्लोबल एकेडमी है, तो किन किन सेक्टर में हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। कंबाइन का देते हैं, राज्य सेवा का देते हैं, फिर UPSC का देते हैं, क्या इंजीनियरिंग सर्विसेज का देते हैं, नहीं देते हम लोग। तो ऐसे ऐसे नंबर ऑफ बिजनेसेस कौन से डिपार्टमेंट में, कौन सी फैकल्टी में आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो, ये चीजें हो गई, वो चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। फिर डिटेल्स ऑफ सिटीजन या फिर क्लाइंट्स। आपके क्लाइंट्स कौन कौन से लोगों को आप सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो, सबको करने वाले हो, या फिर उसमें से भी कुछ स्पेसिफिक है, या फिर कुछ कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज किसी किसी स्पेसिफिक लोगों के लिए होती है। तो उसका प्रॉपर मेंशन होना चाहिए कौन सी सर्विसेज किस किस के लिए है, सबके लिए ये वाली है, अलग अलग लोगों के लिए ये वाली है, उसका प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए उस डॉक्यूमेंट के अंदर। ये बोलती है रिकमेंडेशन। फिर है स्टेटमेंट्स ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड क्वालिटी टाइम फ्रेम। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड टाइम फ्रेम। फिर है डिटेल्स ऑफ ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड हाउ टू एसेस इट। कंप्लेंट कहाँ करनी है, फिर मुझे देखना क्या है मेरी कंप्लेंट को एड्रेस किया गया है नहीं किया गया, है ना। अगर नहीं किया हो गया तो फिर मैं कहाँ पे जाऊँ, किसको एड्रेस करूँ ताकि मेरी कंप्लेंट को रिजॉल्व किया जाए, है ना। ये सारा जो मैकेनिज्म है उसका भी मेंशन उस सिटीजन चार्टर के अंदर, उस डॉक्यूमेंट के अंदर होना चाहिए।
और कुछ ब्लैंक जगह होनी चाहिए उसके अंदर, जिसके अंदर सिटीजन अपनी रिकमेंडेशन उस पर लिख सके कि नहीं हमें ये चीजें रिक्वायर्ड है, आप इन इन चीजों के अंदर चेंजेस कीजिए, है ना। व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द सिटीजन एंड, उनके हिसाब से क्या चेंजेस होने चाहिए, उसके लिए एक अलग कुछ जगह रखो। फिर है एडिशनल कंपेंसेशन इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ द सर्विसेज। अगर कोई सर्विस, कोई इंस्टीट्यूशन जो उसे प्रोवाइड करनी चाहिए थी और वो टाइम पे उसकी डिलीवरी नहीं कर पाता, उसको अंदर उसको फेलियर होता है, तो उसकी पेनाल्टी क्या होगी, है ना, कौन सी पेनाल्टी उसके ऊपर बैठनी चाहिए, और वो ग्राहक को कब पे करेगा उसका भी मेंशन होना चाहिए, किस फॉर्म में देगा, ये सारी चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए। तो ये नंबर ऑफ लिस्ट है कि कौन सी चीजें उस सिटीजन चार्टर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, हो गया लिख के। ठीक है, अब व्हाट आर द इश्यूज इन द सिटीजन चार्टर। सबसे पहला है एक्सेस ऑफ लीगल बैंकिंग चार्टर्स। मैंने कहा कि इंडिया के अंदर कोई भी लीगल लॉ, कोई भी एक्ट सिटीजन चार्टर को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बना हुआ नहीं है, कोई भी स्टैट्यूटरी बैकिंग इसके लिए नहीं है ना। अपनी मर्जी पे है, किसी इंस्टीट्यूशन को अगर देना है तो देगा, नहीं देना है तो नहीं देगा। स्टेट गवर्नमेंट पे है, अगर मैंडेटरी बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है तो मत बनाओ। इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है इस चीज, किसी ऊपर कोई लॉ नहीं बनाया गया आज तक, तो ये सबसे बड़ा इशू है इसके अंदर, है ना। इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल एंड देयरफॉर नॉट जस्टिसाइबल। मतलब फिर अगर लीगल ही नहीं है एनफोर्समेंट का, तो फिर कोई आप केस कैसे कर सकते हो, है ना, जबरदस्ती नहीं है। नॉट लीगली एनफोर्सेबल एंड देयरफॉर, ये रिकमेंडेशन थी, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं आप ऐसा ऐसा कर सकते हो। मैं बोलता हूँ कि आपको रोज 5 आंसर लिख रहे हैं, पर आप लिखते हो क्या? मैं तो मतलब मैं रिकमेंड कर रहा हूँ ना आपको। तो गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया था कि नहीं सबने ऐसे करना चाहिए, पर करता कोई नहीं है ना। अगर गवर्नमेंट एक लॉ बनाती, एक एक्ट बनाती, उस एक्ट के अंदर ऐसे मेंशन करती कि आज के बाद से हर इंस्टीट्यूशन को ये चीजें करनी है, जो ये नहीं करेगा उसको फिर आंसरेबल रहना पड़ेगा, जुडिशियरी को बोलो या फिर एग्जीक्यूटिव को बोलो, तो फिर सब फॉलो करते। पर बदनसीबी यह है ना कि कोई लॉ ही नहीं है उसके लिए, तो कोई फॉलो नहीं कर रहा उसको। फिर है पुअर डिजाइन एंड कंटेंट। मतलब अगर कोई इंस्टीट्यूशन बनाता भी है सिटीजन चार्टर, तो उसके अंदर जो कंटेंट होता है वो अकॉर्डिंगली नहीं होता, है ना। उसका डिजाइन भी ठीक से नहीं होता, पता ही नहीं आता कि क्या बोलना क्या चाहते हो भाई, वो है ना डायलॉग, कहना क्या चाहते हो, वही समझ में नहीं आता कि क्या करना क्या चाहता है, इसका काम क्या होगा। मतलब कुछ भी बना के रख दो, अल्फा बीटा गैमा, है ना, तो वो रिलीवेंस नहीं है उस चीज का। लैक ऑफ कंसल्टेशन। जब ये इंस्टीट्यूशन, अगर कोई इंस्टीट्यूशन सिटीजन चार्टर बना भी रहा है, तो जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, जो एनजीओ की रिक्वायरमेंट है, जो नॉन गवर्नमेंट बॉडीज है, उनसे कोई कंसल्ट नहीं करता कि हाँ आपकी क्या ग्रीवेंसेस है, आपकी क्या चीजें हैं, आपकी क्या डिमांड्स है, अकॉर्डिंगली फिर हम अपना डिजाइन बनाएंगे, उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं होता, ये अपने हिसाब से बना देते हैं। ठीक है, पहला कौन सा था इशू, absence ऑफ बैकिंग, स्टैट्यूटरी बैकिंग या फिर लीगल बैकिंग। दूसरा है ना पुअर डिजाइन, और तीसरा है लैक ऑफ कंसल्टेशन। ठीक है, इसका बिगिनिंग मतलब शुरुआत कहां से हुई थी, 1991 से। कहां पे, बीयूके, जॉन मेजर, याद रहेगा। 1998 के अंदर उसको अलग से लाया गया था, किसके अंडर, टोनी ब्लेज, यूके के अंदर, है ना। उसके अंदर 9 प्रिंसिपल्स थे, याद रहेंगे, उसको पर देख लेना आप। फिर जो अकॉर्डिंग जो डिमांड थी, उस डिमांड में 6 रिकमेंडेशन, 6 चीजें थी जो चाहिए थी। उसमें थी क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी, और दूसरा क्या था, स्टैंडर्ड्स और वैल्यूज, है ना, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड चॉइस। ठीक है, ये 6 चीजें थी उसके बाद। उसके बाद का देखा हमने सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिटीजन चार्टर, क्या है, और और
करप्शन के चांसेस कम होंगे और है ना सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसे बोलते हैं ना, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, ये बढ़ जाएगा, है ना। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी होगी, सर्विस डिलीवरी की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी इंप्रूव होगी। ये सारी चीजें सिटीजन चार्टर से बेनिफिशियल होती है। फिर हम देख रहे हैं कि इश्यूज क्या क्या है, ठीक है। लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, अब लोगों को ही पता नहीं है सिटीजन चार्टर क्या होता है, पूछ लो आप जाके किसी को भी, टीचर्स को ही नहीं पता होगा कि क्या होता है। लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, उसके सब पॉइंट में भी लिख लेना। इफेक्टिव एफर्ट्स ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट द स्टैंडर्ड्स ऑफ डिलीवरी आर नॉट बीन अंडरटेकन, गवर्नमेंट के द्वारा भी ऐसी कोई स्टेप ली नहीं गई कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि सिटीजन चार्टर नाम की भी कोई चीज होती है। फिर है इनएडिक्वेट ग्राउंड वर्क, इनएडिक्वेट ग्राउंड वर्क। अब यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपका ग्राउंड वर्क क्या होगा, सिलेबस को पढ़ लेना ठीक से, है ना, किस फॉर्म के क्वेश्चन आते हैं उसको देख लेना, ठीक है, कट ऑफ कितना जा रहा है हर साल, मुझे कहाँ तक मार्क लाने हैं उसको देख लेना। ये हो गया बेसिक ग्राउंड वर्क कोई भी चीज करने से पहले, है ना। तो इंडिया वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है तो पहले देखेगा कौन से प्लेयर फॉर्म में है, फिर टीम बनाएगा, है ना। वही है, किसी भी चीज को करने के लिए पहले ग्राउंड वर्क करना पड़ता है। तो ये इस केस में गवर्नमेंट ने बोलो या फिर जो भी मेकर्स है उन्होंने ग्राउंड वर्क ही नहीं किया गया। वो कंसेप्ट वेस्टर्न कंसेप्ट है, उसको इंडिया के अंदर जब इम्प्लीमेंटेशन में लाना है तो कौन से चेंजेस उसमें बेसिकली करने पड़ेंगे और इंडिया के अंदर कैसे इस चीज को इम्प्लीमेंटेशन में ला सकते हैं, और खाली इम्प्लीमेंटेशन में नहीं उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है इसके ऊपर फोकस देना चाहिए था गवर्नमेंट को, पर नहीं दिया, ग्राउंड वर्क ही नहीं किया, लोगों के रिक्वायरमेंट को समझा नहीं, सीधा ला लिया, लॉ भी नहीं लाया, बस रिकमेंडेशन में डाल दिया। ये तो गलत बात है ना। फिर है रेजिस्टेंस टू चेंज, जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन है उनको बदलना ही नहीं है, जो प्रैक्टिसेस, जो लॉज, जो रूल्स एंड रेगुलेशन सालों से अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश टाइम से चलते आ रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली हमारा गवर्नेंस अभी भी वर्क कर रहा है ना, तो उनको बदलना ही नहीं है। रेजिस्टेंस टू चेंज इतना लिख लो बस, ना गवर्नमेंट को बदलना है ना लोगों को वो बदलना है, वैसे ही रहना है हमको, है ना। फिर है लैक ऑफ रिव्यू, लोग रिव्यू ही नहीं करते। देखो किसी चीज को ना अच्छे तरीके से काम करने के लिए वहां पे लोगों का पार्टिसिपेशन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जाओगे किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी तहसील के अंदर चले गए आप, तहसील के अंदर देखा है कभी सिटीजन चार्टर आपने, होता है वहां पे, रिक्वायरमेंट है, लग के होता है, जाके पूछना वहां पे, देंगे वो लोग, पर हमने कभी जाके पूछा ही नहीं उनको, फिर कैसे देंगे। वहां पे तो हमें को रिकमेंडेशन भी देनी पड़ती है कि हमारे सुझाव डाल दो, वहाँ पे पेटी होती है ना उसके अंदर में सुझाव भी डालने पड़ते हैं कि क्या क्या आपकी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट क्या क्या है, सर्विस डिलीवरी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ रहे हैं, उसके बारे में लिखना भी पड़ता है, पर हम कभी इंटरेस्ट नहीं लेते, है ना। दोनों एंड से ना गवर्नमेंट को इंटरेस्ट है ना लोगों को इंटरेस्ट है, करप्शन कर करके अपना काम करा रहे हैं, है ना, 50-100 ले लो पर मेरा काम जल्दी करा दो, ऐसे लोगों की तरफ से ही हो रहा है ना। फिर गवर्नमेंट के अंदर से भी वो लूफोल्स ऑलरेडी फिर एस्टेब्लिश तो होने ही है, ठीक है। अलग और बाकी चीजें कौन सी है, ठीक है, जो भी स्पेशल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, फॉर एग्जांपल एल्डरलीज हो गया, डिसेबल्ड हो गए, है ना, फिर जो अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है या फिर जो लिटरेट नहीं है उनके लिए कुछ अलग प्रोविजंस उस सिटीजन चार्टर के अंदर होने चाहिए कि अकॉर्डिंगली इन पर्सन को हम लोग अलग से सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो ऐसा कोई प्रोविजन की भी उसके अंदर किया नहीं गया, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। अगला है चार्टर्स हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड इन द वर्नाक्युलर, मतलब वर्नाक्युलर लैंग्वेज मतलब मराठी, अलग अलग गोंडी लैंग्वेज, जो भी लोगों की अलग अलग भाषाएं हैं उन अलग अलग जो बेसिक जो स्टैटिक मतलब क्या बोलते हैं जो रीजनल लैंग्वेजेस है उनके अंदर वो डेवलप नहीं होता, स्पेसिफिकली इंग्लिश के अंदर होगा। तो कितने लोग हैं जो अपने एमपीएससी के क्लास के कुछ लोगों को इंग्लिश ठीक से नहीं आती, मतलब जो एजुकेटेड है मतलब जो लिटरेट है उनको भी ठीक से वो समझ नहीं पाते, तो वो होने का क्या फायदा जिस चीज को आप समझ ही ना पाओ, है ना। इसलिए वर्नाक्युलर लैंग्वेज में होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। और ऐसी भी एक डिमांड उठ रही है कि जो भी कम्युनिकेशन है मतलब जो एजुकेशन है हमारा वो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में होना चाहिए ताकि लोगों को ग्रास्पिंग हो। अल्टीमेटली लोगों का मतलब एजुकेशन का पर्पस क्या है, सोसाइटी का एम्पावरमेंट करना,
तो कैसे होगा, जब लोग समझ ही पाएंगे ना उस चीज को, रटना तो है नहीं। जब जब वैल्यूज को आप समझोगे तभी तो सोसाइटी चेंज होगी, या रटी हुई वैल्यू से सोसाइटी चेंज हो सकती है? रटी हुई वैल्यू बस आपको नाम के लिए अच्छा बना सकती है, पर अंदर से जो उसके बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो बेस होता है, वो स्ट्रांग नहीं बना सकती है ना। वो ताश पत्तों का जो महल बनाते हैं ना, वो ढल जाता है 2 सेकंड में, पता है ना। तो वैसे ही बनती है फिर वैल्यूज, जब आपको उसका बेस कंक्रीट नहीं करते तब। ठीक है। जो पब्लिक ग्रीवेंसेस ऑफिसर्स होते हैं, उनकी डिटेल्स भी उन चार्टर्स में प्रोवाइड नहीं की जाती। मतलब अगर मेरी सर्विसेज जो भी डिलीवरी करनी है, वो अगर कोई नहीं कर रहा है, तो मैं किसके पास जाऊं मेरी कंप्लेंट लेके? वो उस ऑफिसर्स का नाम भी मेंशन नहीं होता, किसके पास जाना है, क्या प्रोसेस होती है, वो चीजें भी उसके अंदर मेंशन नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गए लूप होल्स, उसके अंदर कौन से इश्यूज हैं। फिर जो मैंने बताया था कि सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, उन्होंने कौन से सजेशंस दिए थे कि सिटीजन चार्टर को हमें इंप्रूव किस तरीके से करना है। सबसे पहला है, वन साइड डज नॉट फिट ऑल। इतनी बड़ी हमारी कंट्री है, इतनी डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री के अंदर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, इतने अलग अलग राज्यों के डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, लैंग्वेज सबकी अलग अलग है। ठीक है, एक ही रिकमेंडेड मॉडल हर जगह कैसे अप्लाई हो सकता है? ये सबसे पहली मतलब ये इस तरीके इसको चेंज करना चाहिए। सबकी जो अप्रोच है, सबका जो काम करने का तरीका है, वो अलग अलग है, तो उनके अकॉर्डिंगली फिर हमें उस चीज को डिजाइन करना चाहिए। ठीक है ठीक है। बेंचमार्क यूजिंग एंड यूजर्स फीडबैक। कुछ कुछ क्रिटिक्स होते हैं ना, कुछ कुछ लोग होते हैं जो कंप्लेंट करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, है ना। किसी भी इंस्टीट्यूशन की जो बुराई करते हैं तो 5-6 चीजें करते हैं। ठीक है। और कुछ कुछ लोग होते हैं जो पूरी बुराई नहीं करते, 1-2 चीजें लिखते हैं। तो जो है ना एंड यूजर फीडबैक, मतलब फीडबैक के अंदर अगर एक भी कंप्लेंट आई हुई ना, तो उस एक को भी सॉल्व करने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं एंड यूजर फीडबैक। मतलब जिसमें मिनिमम आपकी कंप्लेंट की होगी, उसको भी ध्यान में रख के चेंजेस करने की कोशिश करना। ठीक है ना, ये होता है बेंचमार्क यूजिंग एंड यूजर फीडबैक। फिर है रिड्रेस मैकेनिज्म इन केस ऑफ डिफॉल्ट। जो डिफॉल्टेड सर्विसेज है ना, वो गलती से ट्रांसफर एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज हो जाती है। ठीक है, उनको उनको अलग से रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, है ना, उनके अंदर चेंजेस करके जो प्रॉब्लम्स है लोगों की, उसको भी रिफॉर्म करना चाहिए। ये चीजें हैं। फिर है होल्ड ऑफिसर्स अकाउंटेबल फॉर द रिजल्ट। जो भी सर्विसेज आप दे रहे हो, उसका एंड रिजल्ट क्या है, अल्टीमेटली उसका रिजल्ट आना चाहिए ना। गवर्नमेंट का टारगेट है कि देश की गरीबी आने वाले टाइम में 10% से घटनी चाहिए। ठीक है, आपने अलग अलग पॉलिसी बना ली, गरीबी हटाओ आंदोलन, जो भी बना लिया, सब कुछ बना लिया, पर 10 साल बाद भी आपका जो गरीबी की दर है, जो रेट है, वो कम नहीं हो रहा, वैसे के वैसा ही है। इसका मतलब जो आपका आउटपुट है ना, उनको आपको वो आपने ठीक से मैनेज नहीं किया। और जो आपके ऑफिसर्स है, उनको आपने उनको अकाउंटेबल नहीं बनाया। ठीक है, तो ये भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन पीरियोडिक इवेल्युएशन ऑफ सिटीजन चार्टर। पीरियोडिक मतलब विद इन द टाइम फ्रेम, साल के अंदर डिवाइडेशन कर लो, 3-3 साल के 4 स्लॉट रख लो, है ना, या फिर 4-4 महीने के 3 स्लॉट रख लो। मतलब 3 महीने बाद एक बार इवेल्युएशन हो, किस तरीके से ये प्रोसेस कर रहे हैं, कैसे कैसे रिफॉर्म्स इन्होंने लाए हुए हैं, है ना, इनको टाइमली पीरियड के अंदर इवेल्युएशन करना। पीरियोडिक इवेल्युएशन ऑफ सिटीजन चार्टर। फॉर्म्स कमिटमेंट्स टू बी मेड। जो फर्म्स है ना, वो कमिटमेंट पूरी कर रही है या नहीं कर रही है, उनके ऊपर ऑडिट होना चाहिए। फिर है इंटरनल प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर शुड बी रिफॉर्म टू मीट कमिटमेंट्स गिवन इन द चार्टर। जो भी चार्टर के अंदर आपकी कमिटमेंट दी हुई है, आपके इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर भी उसके अकॉर्डिंगली डिफाइन होना चाहिए। जैसे ये इंस्टीट्यूशन है, इस इंस्टीट्यूशन के अंदर बोला होगा कि आपकी एक पढ़ाने की क्लासरूम अलग होगी, टेस्ट की क्लासरूम अलग होगी, है ना। तो जो आप बता रहे हो वो आपके पास होना भी चाहिए वैसे, है ना। ये है। फिर है
wider consultation which should include civil society in that process. सिविल सोसाइटीज हमेशा वेलफेयर के बारे में सोचती है, जो भी क्रिटिक्स होते हैं, जो भी पॉइंट्स आपके अंदर रह गए हैं उनको हाईलाइट करने का काम करती है, तो उनके रिकमेंडेशन आप पहले ही ले लेते हो, तो जो चीजें बाद में होनी है वो पहले ही हो जाएगी, है ना, मतलब प्रॉब्लम कम आएगी उससे। डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए हमेशा, मतलब पॉलिसी फॉर्मुलेशन के अंदर भी कोई अगर पॉलिसी बनानी है, वैसे ही इनका भी है, चार्टर को बनाने में ही उनकी हेल्प ले लो, ताकि जो प्रॉब्लम वो बाद में क्रिएट करेंगी वो नहीं करेंगी, है ना। इसको लिख लो, आप आंसर के अंदर लिख सकते हो। इंप्रूवमेंट्स इन द सर्विस डिलीवरी डू नॉट हैपन ओवरनाइट। If designed and implemented properly, citizen charter have the potential to generate number of benefits to stakeholders। ठीक से अगर बनाया जाए तो ये बहुत अच्छी सर्विस डिलीवरी कर सकता है। It improves quality of service delivery, enhances accountability, minimizes corruption, and tracks service delivery performance। सर्विसेज जिस तरीके से डिलीवर हो रही है, उनका परफॉर्मेंस कैसे है, ये सब कुछ ट्रैक करने का काम भी सिटीजन चार्टर के थ्रू हो सकता है, अगर उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो। सबसे पहले तो इसके ऊपर लॉ लाना पड़ेगा, या फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग दे दो, कोई इंस्टीट्यूशन बना दो जो इसके हैंडलिंग करे ठीक से, प्रॉपर फंडिंग दो उस इंस्टीट्यूशन को, प्रॉपर ऑडिट कराओ, कैसे सर्विस डिलीवरी नहीं होगी, कैसे जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, हो जाएगी सब कुछ ठीक से। बस उसके लिए अकॉर्डिंगली आपको मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा। अगला है, दिस कुड ओनली बी पॉसिबल व्हेन पब्लिक ऑफिशियल्स कैन सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ सिटीजन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो भी टाइम पीरियड दिया है उसी के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करो। जस्टिस बस होना नहीं चाहिए, लगना चाहिए कि सच में जस्टिस हुआ है, और वो कब होगा, जब उसका ड्यूरेशन टाइम पीरियड के अंदर होगा। बोलते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वैसे ही है। जो सर्विसेज जब मिलनी होती है तभी मिलने का बहुत इंपॉर्टेंस है, बाद में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो जो टॉपिक है सिटीजन चार्टर, क्लियर है सबको? हाँ, अभी ये ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है, इनको टाइम नहीं लगेगा। फिर जो अगला अगला अपना अगला टॉपिक है कौन सा है, मॉरल थिंकर, वो लास्ट में लेंगे। उसके बाद कौन सा है, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वांटिटी ऑफ सर्विस, जितनी भी वैल्यू करप्शन, सब देख लेंगे। फिर आखिरी में लेंगे मॉरल थिंकर्स वाला, जो कुछ रह जाता है उसके बाद जो चीजें रह गई वो फिर केस स्टडीज। ठीक है, तो ये क्लियर है सिटीजन चार्टर सबको यहाँ पे? ऑनलाइन वालों को सबको क्लियर है सिटीजन चार्टर? कमेंट करो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? शुड आई एक्सप्लेन एनीथिंग एल्स इन दिस टॉपिक? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ,
हेडिंग डाल दो करप्शन। करप्शन। ठीक है, आप सबने ये वर्ड सुना है करप्शन, भ्रष्टाचार बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका एक बेसिक फॉर्म है, डेफिनेशन है, क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यूज। ठीक है, लिख लो, इसका एक मीनिंग है एक सिंगल लाइन में, डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यूज इज करप्शन। ठीक है, तो इनके रेफरेंसेस, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करें, हाउ डिड करप्शन इवॉल्व और डेवलप इन अवर सोसाइटी। ठीक है, तो क्या आप लोग मानते हैं कि एंशियंट टाइम में भी हमारी सोसाइटी के अंदर करप्शन था या नहीं था? क्या आपका बिलीव क्या है इसके बारे में, आपको क्या कहना है? था, नहीं था? हाँ, जो हमारी पहली थी हड़प्पा सिविलाइजेशन, वहां पे तो एम्फेसाइज करना बहुत मतलब रेयर होगा कि हम वहां पे बता नहीं सकते कि वहां पे था या नहीं था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एविडेंसेस हमें जज करना पड़ेगा, है ना। फिर देखते हैं वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही हमारी सोसाइटी मटेरियलिस्टिक बनती गई, है ना, मतलब पहले कैसी थी? इगालिटेरियन सोसाइटी थी, मतलब सबको इक्वल रखते थे हम लोग। फिर सोसाइटी धीरे धीरे मटेरियलाइज होना शुरू हो गई। ठीक है, मतलब सबके एस्पेक्ट से हो गया कन्वर्जन, प्राइवेट चीजों पे, खुद के एस्पेक्ट पे चेंज होना। और जैसे ही सोसाइटी हमारी सोसाइटी इगालिटेरियन से मटेरियलिस्टिक बनती गई, तो वैसे ही चीजों का लाइफ के अंदर बाकी जो वैल्यूज है, वैल्यूज का इंपॉर्टेंस घटते गया, और जो भी मटेरियल चीजें थी उनका इंपॉर्टेंस बढ़ते गया। ठीक है, तो जैसे जैसे मटेरियल चीजों का इंपॉर्टेंस लाइफ में बढ़ता जाता है, ठीक है, तो इंसान सेल्फ सेंट्रिक बनता गया। ठीक है, जो हमारी बिहेवियर होता है वो सेल्फ सेंट्रिक कब बनता है? जब चीजों हमें मटेरियलिस्टिक लगती है, नहीं मेरे पास ये भी होना चाहिए, नहीं मेरे पास वो भी होना चाहिए, है ना। मतलब हम सेटिस्फैक्शन को इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकते हैं उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, तो ये जब फीलिंग सोसाइटी के अंदर डेवलप होने लग गई, ठीक है, धीरे धीरे कंसेप्ट आया स्टेट का, फिर कंसेप्ट आया किंग का, है ना। ये जैसे ये कंसेप्ट आते गए, फिर जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती गई, फिर कंसेप्ट आया डिवीजन ऑफ द सोसाइटी, वर्ना सिस्टम का कंसेप्ट आया। ठीक है, तो जैसे जैसे ये कंसेप्ट आते गए, सोसाइटी डिवाइड होती गई। तो सोसाइटी जब डिवाइड होती गई तो अलग अलग सेक्शंस बनते गए। ठीक है, तो जो सोसाइटी का जो डिवीजन है अकॉर्डिंग टू द क्लासेस था, क्लासेस नहीं, अकॉर्डिंग टू द कैसे था, वरना कैसे था, अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन था। तो वो डिवीजन जो था वो बढ़ते चला गया। अब अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन जब हमारे सोसाइटी के अंदर डिवीजन था, तो मतलब लाजमी है कि उसके अंदर करप्शन का ओरिजिन होना बेहद तय है। बट हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो कल्चर है, उस कल्चर के अंदर इंपॉर्टेंस होता है कि खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंस दूसरों का कैसे करें। तो जिस हिसाब से करप्शन हमारी इंडियन सोसाइटी में डेवलप होना चाहिए था, उस हिसाब से करप्शन हमारी सोसाइटी के अंदर डेवलप हुआ नहीं था। बट हुआ तो था, बट एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज, करप्शन हमारे यहाँ पे लेस डेवलप था। वहां की सोसाइटीज में अगर देखा जाए तो जो कंट्रोल था बेसिकली कैथोलिक चर्चेस थे, है ना, उनके अंदर हाथ में सारा स्टेक होल्डर्स रहते थे, है ना। इसलिए वहां की सोसाइटी में, वहां की इकोनॉमी में करप्शन का फॉर्म बहुत ज्यादा था। जो वहां के स्टेक होल्डर्स थे पूरी इंस्टीट्यूशन के या फिर सोसाइटी के, जो वहाँ का रिलीजन था, वो जो भी कल्चर था, वो रिलीजन ही वहाँ पे करप्ट था बहुत ज्यादा, है ना। जो चर्चेस थे वो बहुत ज्यादा करप्शन करते थे और लोगों का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा करते थे, है ना। आपने देखा होगा जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो इसके एविडेंसेस अलग अलग फॉर्म में हमें वर्ल्ड हिस्ट्री में दिखते हैं। बट एज कंपेयर टू देम, हमारे यहाँ पे करप्शन का डेवलपमेंट उस स्पीड से नहीं हो रहा था। अगर हम एंशियंट इंडिया में देखें, मिडिवल इंडिया में देखें, नो मतलब नो कमेंट मैं बिल्कुल बोलूंगा कि हमारे यहाँ पे करप्शन डेवलप हो रहा था, क्योंकि उसके रेफरेंसेस भी हमारे यहाँ पे पाया जाते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है, वहां पे उसने अलग अलग रेफरेंसेस दिए हुए हैं कि किस फॉर्म में स्टेट के अंदर करप्शन होता था, ऑफिशियल्स के थ्रू बोलो, है ना, या फिर जितने भी है। बट करप्शन का फॉर्म जो स्टेट है वो स्टेट के अंदर था। जो भी इंस्टीट्यूशंस है, जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, उनके अंदर करप्शन के फॉर्म एग्जिस्टेंस में बहुत कम थे। ठीक है, बट जैसे ही हमारी सोसाइटी और डेवलप होती गई, हम देखते हैं मौर्यन टाइम पीरियड के बाद गुप्ता आए, गुप्ता के बाद फ्यूडर्स का राइज हुआ हमारी सोसाइटी में, पता है। अर्ली मिडिवल इंडिया में अगर आप पढ़ोगे तो जो भी किंग है उनसे पावर ट्रांसफर होकर फ्यूडर्स के पास चला गया। तो जैसे ही हमारी सोसाइटी में इंपॉर्टेंस ऑफ फ्यूडर्स, फ्यूडर्स कौन होते हैं?
सामंत जिसे बोलते हैं वो कौन होते थे, है ना, जो वो होते हैं जो लोगों को लोन प्रोवाइड कर देते हैं, है ना। अब उनके पास लोन प्रोवाइड करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए, ठीक है, तो वो कैसे करते थे, करप्शन के थ्रू वो मनी रेज करते थे, है ना। तो ये जो फ्यूडल्स का अराइज हुआ, जो पावर है वो पावर धीरे धीरे ट्रांसफर होता गया किंग के हाथ में से फ्यूडल्स के हाथ में, और जो डिसाइडिंग फैक्टर्स होते थे धीरे धीरे मिडिवल टाइम पीरियड में, वो फ्यूडल्स से इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करने लग गए। जो बैंकिंग की फैसिलिटीज होती थी वो सब लोग कौन देते थे, फ्यूडल्स देते थे, और फ्यूडल्स बेसिकली कैसे होते थे, करप्ट होते थे, ठीक है। इसलिए करप्शन का इंपॉर्टेंस हमारी सोसाइटी के अंदर धीरे धीरे बढ़ता चला गया। फिर भी जो स्पीड थी बढ़ने की वो वेस्टर्न सोसाइटी से या फिर वेस्टर्न इकोनॉमी से बोलो या फिर वेस्टर्न इंस्टीट्यूशनल करप्शन से बोलो, हमारे यहाँ पे थोड़ी कम थी, ठीक है। बट जैसे ही हम लोग देखते हैं, हम आए मॉडर्न एरा के अंदर, मॉडर्न एरा के अंदर आते ही अराइवल ऑफ ब्रिटिश हुआ, है ना, अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर्स हुआ। जैसे ही ये पावर्स आई हमारी कंट्री के अंदर, जो स्पीड थी करप्शन के बढ़ने की वो ड्रास्टिकली इंक्रीज होने लग गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, उनको रॉ मटेरियल की डिमांड चाहिए थी, तो ठीक है, अकॉर्डिंगली वो लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ का एक्सप्लॉयटेशन करने लग गए। बात एक्सप्लॉयटेशन तक की ठीक थी, बट ये जो इंस्टीट्यूशन थी, फॉर एग्जांपल ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जब एक्सप्लॉयटेशन करके लेके जाती थी तो उसका बेनिफिट ब्रिटेन को नहीं होता था, ठीक है, ब्रिटेन को उसका बेनिफिट नहीं होता था जितना होना चाहिए, बट उसका बेनिफिट जो उसके प्राइवेट ऑफिसर्स थे, गवर्नर जनरल जो होते थे, वो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे थे। तो उसका पीछे का रीजन अगर हम देखें तो क्या था, करप्शन था। कंपनी लॉस पे जा रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज गोइंग इनटू द डेब्ट, ठीक है, इसीलिए उन्होंने कब 1773 के अंदर लोन के लिए अप्लाई किया था, है ना। इसी के लिए तो फिर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रेगुलेटिंग एक्ट लगाया। बट जो उसके ऑफिसर्स थे वो ऑफिसर दिन ब दिन अमीर होते जा रहे थे, तो इसके पीछे का रीजन क्या था, करप्शन। और वही लीगेसी हमारी सोसाइटी के अंदर ब्रिटिश जाने के बाद भी कंटिन्यूअसली बनी हुई है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी सोसाइटी के अंदर एवोल्यूशन ऑफ द करप्शन हुआ था। मिडिवल टाइम के अंदर जब हम देखते हैं, मुगल्स थे, दिल्ली सल्तनत था, और जो साउथ के कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस थे, चोला एम्पायर था, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतना इफेक्टिव था, करप्शन के लिए वहां पे वेरी मिनिमम मतलब स्कोप था, बहुत कम था। चोलास का एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइज था, है ना, तो वहां पे स्कोप ऑफ करप्शन बहुत कम था मिडिवल के अंदर अगर देखिए। बाद में मुगल है, मुगल के अंदर अगर हम देखते हैं जो अकबर था, अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव था, है ना, ऑल इंडिया के अंदर जब उन्होंने रूल किया। औरंगजेब जैसा स्ट्रिक्ट एम्परर हमारे यहाँ पे हो गया था, तो नंबर ऑफ स्कोप, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि करप्शन बिल्कुल होता ही नहीं था, करप्शन एग्जिस्ट करता था, पर जिस फॉर्म में मॉडर्न एरा में करप्शन हुआ या फिर जिस फॉर्म में फिलहाल करप्शन है, उस फॉर्म में करप्शन एग्जिस्ट नहीं करता था। इसीलिए हमको वर्ल्ड रूलर बोला जाता था, मतलब सारी कंट्रीज के अंदर हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी थी। वर्ल्ड के जीडीपी के नियर अबाउट 23 to 25% कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा होता था एंशिएंट और मिडिवल के टाइम पे। वही लैक डाउनग्रेड क्यों होता गया, इसको करप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है, ठीक है। पहले जैसे मैंने बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स यहाँ से माल, मतलब पैसा, जितने भी चीजें हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ करके खुद के यहाँ पे लेके जाते थे, मतलब ब्रिटेन में लेके जाते थे। अब यहाँ के ऑफिसर्स क्या करते हैं हमारे वाले, करप्शन करते हैं, पर व्हाइट मनी को ब्लैक में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब पैसा यहीं पे है बट वो दिखता नहीं है, हिडन फॉर्म में है। समझ में आ गया। और बेसिकली इसका चीज का इसका कनेक्शन जो है हमको, अगर कि सबसे पहले टर्म क्या बताई थी मैंने, डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यूज, मतलब जो वैल्यू सिस्टम है हमारी सोसाइटी का, जब आप उस वैल्यू सिस्टम को छोड़ के अलग चीज में बिहेवियर करने लग जाते हो, तो उसी से ओरिजिन होता है करप्शन का। फिर इसका इम्पैक्ट को अगर हम अलग अलग सेक्टर से कनेक्ट करके देखते हैं तो उसका अकॉर्डिंगली इम्पैक्ट होता है। सोशल फॉर्म में अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यूज को स्टडी करते हैं तो वो अलग अलग टाइप का करप्शन दिखेगा, तो वो उसका रिजल्ट किसमें दिखेगा, सोशल एविल में दिखेगा। जो करप्ट प्रैक्टिसेस होती है हमारी सोसाइटी के अंदर, फॉर एग्जांपल चाइल्ड मैरिजेस, डाउरी, ठीक है, ये क्या होगा, करप्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यूज इन द सोशल सेक्टर, डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यूज इन द पॉलिटिकल सेक्टर, है ना। वहां पे क्या होगा, जो ईमानदारी की सरकार चुन के लाना है, वोटिंग में लोग पैसे खा जाते हैं, पैसे लेके वोट करते हैं, तो ये हो गया करप्शन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यूज इन द पॉलिटिकल सेक्टर। वही ले लो डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यूज इन द इकोनॉमिक सेक्टर, ठीक है। जो डिजर्व करती है, जो कंपनी जिसको लोन मिलना चाहिए, जिसको सच में रिक्वायरमेंट है लोन की, क्रेडिट की, उसको लोन नहीं मिलके किसको मिल रहा है, जो करप्ट है ऑलरेडी, है ना, उनको लोन मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यूज इन द इकोनॉमिक सेक्टर। कल्चरल में जगह वैसे ही देखो, जो रिलीजन हमारे यहाँ पे जिस अकॉर्डिंगली डेवलप होने चाहिए वो इस अकॉर्डिंगली डेवलप होने चाहिए। बुद्धिज्म का डेवलपमेंट एंशिएंट टाइम पे बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई थी, मिडिवल टाइम में आते आते वो जो रिलीजन है वो कंपैरेटिवली डेवलप नहीं हुआ, वो डिग्रेडेड होते गया। क्यों, क्योंकि रिलीजन के अंदर फिर करप्ट प्रैक्टिसेस इवॉल्व होने लग गई थी। बुद्ध जो थे उन्होंने खुद ही आइडियल वर्शिप के लिए अवॉइड किया था, मतलब नहीं बोला था
फिर बुद्धिज्म के अंदर ही आइडल वर्शिप डेवलप होती गई महायान के फॉर्म में। तो ये क्या होगा, करप्शन मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो इसको हम लोग अलग अलग एस्पेक्ट से डेवलप करके समझ सकते हैं करप्शन को। ठीक है, और एंशियंट मिडिवल टाइम से लेके अब तक करप्शन अलग अलग फॉर्म में हमारे सोसाइटी के अंदर इवॉल्व होते गया। बस समझना ये है, जब कॉलोनियल पावर्स हमारे यहाँ पे आई तो जो स्पीड ऑफ ग्रोथ थी डेवलपमेंट ऑफ करप्शन की, वो बहुत स्पीड में ग्रोथ होने लग गया। और उसकी लीगेसी हमें आज भी हमारी सोसाइटी के अंदर दिखती है किसी ना किसी फॉर्म में, हर डिपार्टमेंट में बोलो या फिर हर चीज में, हर ऑफिसर्स में। ठीक है, ना कि बल्कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी करप्शन हमें दिखता रहा है। ठीक है, बस उसका फॉर्म थोड़ा सा कम है क्योंकि वो पकड़ लेते हैं बहुत जल्दी करप्शन अगर करते हो आप तो। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज है करप्शन के बारे में, आप सब समझ गए होंगे, है ना। लिख सकते हो बेसिक इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, फिर लिखो चैलेंजेस ऑफ करप्शन। पहला है ट्रूथ में बी लॉस्ट। अगर सोसाइटी के अंदर करप्शन होता है तो सबसे पहला चांस तो यह है कि सच्चाई छुप जाए। सच्चाई क्या है किसी को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप भी करप्ट हो, मैं भी करप्ट हूँ, सब कोई करप्ट करप्ट है। तो जो रियलिटी है उसके पास कौन होगा, रियलिटी के पास कोई नहीं होगा। सब एक विजुअल आइडियलिज्म अडॉप्ट कर लेंगे और उसके आगे पीछे घूमते रहेंगे। जो रियलिटी सच में है कुछ एग्जिस्ट करती हुई, उसके अकॉर्डिंगली कोई नहीं रहेगा, सब अलग ही अपनी रियलिटी बना लेंगे। सब बोलेंगे कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। और जो सब अगर हर कोई करप्ट हो गया तो फिर रियलिटी के पास कोई भी नहीं होगा, सब अपनी अपनी रियलिटी के पास होंगे। ठीक है, ट्रुथ छुप सकता है क्योंकि जो जो है डेवलपमेंट वो दिखेगी ही नहीं। कुछ और हम बोलेंगे कि नहीं हम ऑलरेडी डेवलप है, हमें डेवलपमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, बट रियलिटी कुछ और ही होगी। ठीक है, ये चीजें हैं, इसको बोल सकते हैं मॉरल करप्शन। इसमें लिख लो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल में नो पीपल में नो people may not know who is truthful and who is not. People will have less trust in each other. People will have less trust in each other. अगला पॉइंट लिखो, its consequences will that society may gradually stop being ethical. Society may society will may gradually stop being ethical and it may not be able to know what's wrong and what is right. क्योंकि सबके लिए जो भी रॉन्ग है वो राइट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जी, वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि गलत का इंपॉर्टेंस सही के बराबर आ जाएगा। ये तो डिस्ट्रक्शन ही इतना हो जाएगा वैल्यूज का, अपने उनकी इंपॉर्टेंस को खो देंगे, है ना। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे हम लोग खत्म करेंगे ही अभी, ये टाइम है अभी। ठीक है, आधा घंटा है अभी, है ना। दूसरा लिखो, सबसे बड़ा ये एक हिडन मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक स्टॉपेज है, चैलेंज है सबसे बड़ा गवर्नेंस के अंदर। ठीक है, ठीक है, लिख लो उसमें, इट पोज अमंग द ग्रेटेस्ट चैलेंज टू गुड गवर्नेंस एथिक्स। greatest challenge to good governance ethics. That is in the governance, that is in the governance transformative changes or transformative changes or whatever the reforms in the policies, whatever the reforms in the policies that are needed, that are needed, that are needed may not be efficiently implemented, may not be efficiently implemented. मतलब जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो ठीक से इंप्लीमेंट ही नहीं किए जाएंगे, may not be effectively implemented, such as demonetization. मतलब एग्जांपल, demonetization was less successful
because demonetization was less successful because people found out its loopholes and converted their black money into white. ठीक है ना, जैसे कोई मिल ओनर है या फिर कोई बहुत बड़ा सामंत है, जमींदार है, उसने क्या किया फिर डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे खुद नहीं कन्वर्ट कर सकता तो खुद का पैसा लोगों में बांट दिया, लोगों के अकाउंट में डलवा दिया, ठीक है, फिर वहां से फिर बाद में जाके ट्रांसफर कर लिया, मतलब लूप होल्स लोगों ने निकाल लिए। मतलब ये क्यों हुआ, डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यू। जब उनकी वैल्यूज अच्छी होती तो वो ऐसे नहीं करते, है ना। मतलब अल्टीमेटली करप्शन कब होता है, जब वैल्यूज के साथ डिस्टॉर्शन होता है, उसका बेसिस वही है, ठीक है, लिख लिया ये। लोगों के अंदर जो फीलिंग होती है, इसे भी नोट डाउन कर लो, इसे अटक गया यार ये, ठीक है। पीपल विल लूज सेंस ऑफ belongingness, satisfaction, sense of hope from the society, and society में experience hopelessness। जब आपको पता रहेगा कि सभी करप्ट है तो आप होप किससे करोगे कि पॉजिटिव चेंज कौन लाएगा, है ना। जैसे फिलहाल की केस में पकड़ लो, ऐसा कोई मुझे किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बता दो जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। इलेक्शन कमीशन पे उनका कंट्रोल है, जब हाँ यूपीएससी के अंदर भी कर रहे हैं वो लैटरल एंट्री, मतलब अभी फुल तरीके से नहीं है पर इन द फ्यूचर हो जाएगा वो भी, है ना। मतलब गवर्नमेंट ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, है ना। एक बार अगर ब्यूरोक्रेसी कोलैप्स कर गई ना, जो हमारा स्टील फ्रेम है उसके अंदर अगर गवर्नमेंट ने इन्वॉल्वमेंट लाई तो गवर्नमेंट तो सर्वाइव कर जाएगी आने वाली 20-25 साल तक, पर कंट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगी। जो हमारी कंट्री की अखंडता है, इनक्रेडिबिलिटी है, उसको अगर हमें बचा के रखना है तो जो स्टील फ्रेम है हमारी कंट्री को चलाता कौन है, ब्यूरोक्रेसी चलाती है अल्टीमेटली। वो इतनी स्ट्रांग है क्योंकि वो ब्रिटिश लेगेसी है, या फिर जो एफिशिएंसी है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की वो बाय हिस्टोरिकल बैकिंग से चलती आ रही है। पहले थे अशोक था, फिर गुप्ता एम्पायर आया, फिर अलग आए, फिर मुगल आए, दिल्ली सल्तनत, अकबर था, औरंगजेब, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को होल्ड करके रखा हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी महाराज थे, इनका एडमिनिस्ट्रेशन देख लो, मतलब इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है और ये हमारी हिस्टोरिकल बैकिंग है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को। पर अगर कोई आके यहाँ पे सारा एडमिनिस्ट्रेशन का खेल बिगाड़ना चाहेगा तो वो तो 10-20 साल जब तक जिंदा है तब तक जी जाएगा, पर देश नहीं जी पाएगा आगे, है ना। इसलिए जो इंस्टीट्यूशन है उन इंस्टीट्यूशन के बिल्डअप्स को चेंज नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट ने, किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी नहीं, किसी ने भी। इसलिए देखो कांग्रेस ने जो भी चीजें की थी उन्होंने इंस्टीट्यूशनल को कभी भी हानि, मतलब इंस्टीट्यूशन के साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कांग्रेस ने नहीं की थी, ठीक है। मतलब मैं क्लास में ऐसे नाम लेके बोल नहीं सकता, बाउंडेड होता है ना, कुछ एथिक्स होते हैं। तो देखो जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने जो बेसिक स्ट्रक्चर है कंट्री का, जिसके ऊपर पूरी कंट्री खड़ी है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको करते हो तो अल्टीमेटली फिर होपलेसनेस सोसाइटी के अंदर स्प्रेड होती है और जो है हर एक चीज जो फिर बैलेंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, इन सच सोसाइटीज benefits of schemes or programs don't reach to the true beneficiaries, and hence society is characterized by stock state, that is rich get richer and poor get poorer। अगला पॉइंट लिखो, सोसाइटी may not use its resources in a sustainable manner, society may not use its resources in a sustainable manner, which hurdles its growth economically, politically and socially, which may hamper its growth economically, politically and socially, ठीक है।
and development wouldn't take place sustainably. Wouldn't take place sustainably. The next point अगला है causes of corruption. उनको हम दो टाइप में डिस्कस करेंगे. सबसे पहला है कि एआरसी ने कौन से कॉजेस बताए हैं करप्शन के, और दूसरा है जनरल कॉजेस जो नॉर्मली है बेसिकली. उसको बना लेना. एआरसी से 3 मेजर्स कॉजेस कौन से है और जनरल इश्यूज. अकॉर्डिंग टू द एआरसी सबसे पहला है ब्रिटिश कॉलोनियल लेगेसी. संस्कृति बना दी उन्होंने करप्शन की. मतलब उन्होंने सिविल सर्विसेज लाई, सिविल सर्विस के अंदर करप्शन का एक बेस रख दिया, उसी को फॉलो करते हुए हमारी अभी सिविल सर्विसेज करप्ट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है. करप्ट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है. ब्रिटिश कॉलोनियल लेगेसी. देन सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और पावर. ठीक है. एडमिनिस्ट्रेशन मोस्टली सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए. हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए. किसी भी एक बंदे के हाथ में अगर आप पावर को थमा देते हो तो वो पर्सन अगर इफेक्टिव है, वैल्यूज को फॉलो करने वाला है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को एक अलग लेवल पे ले जाके रख देगा. वही अगर उसके वैल्यू में जरा सा भी डिस्ट्रक्शन है तो पूरी इंस्टीट्यूशन को खत्म करके रख देगा. ठीक है. इसीलिए जैसे देखो फॉर एग्जांपल मौर्यन एम्पायर जब तक अशोका के हाथ में था उनका एडमिनिस्ट्रेशन पूरा कैसा था, सेंट्रलाइज था. पर जैसे ही इफेक्टिव रूलर की डेथ हो गई उसके बाद जब वो छोटे मोटे रूलर के हाथ में आया, जैसे दशरथ था, तो वैसे ही वो पूरा कोलैप्स कर गया. वैसे ही होता है. इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा इफेक्टिव लोगों के हाथ में होना चाहिए. या तो सेंट्रलाइज नहीं है, और अगर सेंट्रलाइज है तो इफेक्टिव लोगों के हाथ में होना चाहिए. मोस्ट प्रोबेबली कि सेंट्रलाइज होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेशन एक बंदे के हाथ में होता है तो पॉसिबल वो कितना भी इफेक्टिव हो वो पूरी जगह को देख नहीं सकता. और इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है ना. इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा डिसेंट्रलाइज होना चाहिए. मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन किसी एक मोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं उनको पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए. ठीक है. तो सबसे बड़ा दूसरा रूफॉल एआरसी बताती है ना. इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेनली सारा सेंट्रलाइज्ड है ना. उसको कन्वर्ट करना चाहिए, रिफॉर्म करना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ टिल्टेड होना चाहिए. ना कि टोटल डिसेंट्रलाइजेशन बट टिल्टेड टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है. क्लियर है. इसको लिख लेना. इंडिया स्टिल रिमेन्स हाईली सेंट्रलाइज्ड, पावर हैज नॉट शेयर्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड, ड्यू टू विच पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट. ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट. जब किसी को हद से ज्यादा पावर मिल जाती है ना तो वो बंदा कितना भी वैल्यूज को फॉलो करे ये श्योर है कि वो करप्ट होगा. पावर करप्ट एब्सोल्यूट, ये वर्ड आना चाहिए उस स्टेटमेंट में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हर जगह यूज कर सकते हो. और जब आप एआरसी रिकमेंडेशन पढ़ोगे ना वहाँ पे आपको खजीना मिल जाएगा, ऐसे ट्रेजरी मिलेगी ऐसे वर्ड्स की. और जब आप ऐसे वर्ड्स को आंसर के अंदर यूज करते हो तो बहुत उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. ठीक है. सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और एडमिनिस्ट्रेशन. पहला क्या था, लेगेसी है, कॉलोनियल लेगेसी. देन तीसरा है पब्लिक सेक्टर जॉब्स. क्या है, इसको नोट डाउन करो. इन फॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर जॉब, बट फॉर्मल सेक्टर प्लेइंग वेरी लिमिटेड रोल इन द एम्प्लॉयमेंट. कितना है रेशो, 4% 6% का रेशो है ना. ड्यू टू विच immense pressure on public sector job that people want by any hook or crook. चाहे पैसे ले लो, उससे क्या होता है ना, क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है.
इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये 3 चीजें सबसे ज्यादा बताई गई थी ARC के अकॉर्डिंगली। इन 3 चीजों की वजह से करप्शन हमारी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या फिर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, फिर है सोशियो कल्चरल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। मतलब हमारा रिलीजन, हमारी सोसाइटी, है ना, इसको बहिष्कृत नहीं करती करप्शन को। किसने किया चलो ठीक है, उसका सोशल बायकॉट नहीं होता हमारे यहाँ पे, तो ये भी एक गलत चीजें है ना। सोसाइटी जब खुद उन चीजों को एनकरेज मतलब डिस्करेज नहीं करेगी तब तक वो चीजें बंद नहीं हो सकती, है ना। तो सोसाइटी इन चीजों को एनकरेज करती है, चलिए इसने ले लिया, है ना। सोसाइटी करप्शन के बारे में टॉलरेंट है, इसलिए सोसाइटी के अंदर करप्शन अभी तक परसू करते आ रहा है। ठीक है, सोसाइटी के अंदर अगर इंटॉलरेंस होता तो इसे नोट डाउन कर लो। इन इंडिया सोशियो कल्चरल फैक्टर्स encourage corruption and not discourage them. That is, India is tolerant culture against corruption. India has tolerant culture against corruption. जो हमारे फर्स्ट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर थे उन्होंने कहा था ये चीज, कही थी ये चीज, करप्शन तब तक खत्म नहीं हो जाता जब तक हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर रिफॉर्म्स नहीं लाते। उन्होंने ये बताया था कि कैसे कैसे हमारी कुछ कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस है वो करप्शन को इंडिकेट करती है। इसको नोट डाउन कर लो, एन वित्तल। जब आप इनका रेफरेंस देते हो आंसर में तो बहुत अच्छा लगता है। एन वित्तल, फर्स्ट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, explained traditional practices of Nazrana, Shukrana and Tajmana and pomp and show in Indian society which encourage corruption. कुछ कुछ प्रैक्टिसेस हिंदू रिलीजन के, कुछ कुछ इस्लाम प्रैक्टिसेस है जो करप्शन को बढ़ावा देती है। आप लिख सकते हो कि बुद्धिस्ट के जो संघ थे उन संघों के अंदर भी बाद में करप्शन बढ़ता चला गया था आफ्टर द इवोल्यूशन ऑफ महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, है ना। और उसी की वजह से फिर आइडल वर्शिप, इन सब चीजों की वजह से फिर वो रिलीजन भी फिर डिग्रेडेड होते चले गया। ठीक है, जो एक एक टाइम पे कहा जाता था कि ये वर्ल्ड डोमिनेट करेगा ये रिलीजन, ठीक है, उसका डिग्रेडेशन होते गया। अब वो बहुत लिमिटेड चीजों पे है। फिर है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स फिर लिखो उसमें रिसोर्स सेंट्रलाइजेशन इन फ्यू हैंड्स। जो भी रिसोर्सेस है उनका कंट्रोल कुछ कुछ लोगों के हाथ में ही रहता है खाली। मतलब जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है उनका रोल फिर काफी लिमिटेड हो जाता है रिसोर्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, जब रिसोर्सेस का कंट्रोल कुछ कुछ लोगों के ही हाथ में हो तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा? वो रिसोर्सेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं पाएंगे लोग ठीक से। ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया है इन द लिबरलाइजेशन एरा जो 10% पीपल है उनका इनकम ड्रास्टिकली चेंज मतलब बढ़ते जा रहा है, और जो स्टैग्नेंट पॉपुलेशन है हमारी 20 to 30% पॉपुलेशन, उनका इनकम मार्जिनली इंक्रीज हो रहा है, ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं हो रहा जैसे 10% पॉपुलेशन का हो रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये एक फॉर्म ऑफ करप्शन के होने के इंडिकेशन है हमारे यहाँ। ठीक है, देखो ये इमेज ही बताती है सब, है ना, दिख नहीं रहा होगा इसमें। करप्शन के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये, इसी से अटक गया शायद। अगला पॉइंट लिखो, संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन। करप्शन को हमने हमारा कल्चर ही बना लिया है, संस्कृति बना ली है ना। मतलब जब तक करप्शन करोगे नहीं अपना काम नहीं होना। आप खुद ही देख रहे हो ना, जब ट्रैफिक वाला आपको पकड़ लेता है, हेलमेट नहीं है तेरे पास, तो आप क्या करते हो? 50-100 रख लो अंकल, हमें जाने दो, है ना। मतलब कल्चर बन गया है ये सब करप्शन किसी ना किसी फॉर्म में। ठीक है,
किसने दी थी? कौशिक बसु ने ये टर्म दी थी, संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन। पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है? पॉलिसीज हैज पॉपुलिस्ट प्रैक्टिसेस ऑन with which lacks skill in practices. Example: government nexus with corporate sector exposed by NN Vohra committee in 1993. गवर्नमेंट का जो हर्षद मेहता स्कैम हुआ था उसमें कनेक्शन किसने एक्सपोज किया था? NN वोहरा कमेटी ने 1993। ये बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर्स का कैसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो होते हैं चीजें इंटरफेरेंस करते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही देख लो, इतना कॉम्प्लेक्स है ना, कि नॉर्मल सिटीजन के समझने के ऊपर है। ठीक है, इसलिए उसके अंदर लूप होल ढूंढना करप्शन करने के बहुत ज्यादा आसान है। उसमें जो सब टॉपिक है उसको भी लिखो: एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर, लीगल लूप होल्स, आउटडेटेड लॉज, आर्बिट्री लॉज, लॉज एनकरेजमेंट एंड रिकॉग्नाइजिंग became the basis for promoting corruption। जो सारी प्रोसेसेस है वो इंडिकेट करती है करप्शन करो करप्शन करो, तो क्यों नहीं करेंगे लोग, है ना। जो ओबिडेंटली चीजें होनी चाहिए वो होती नहीं है बेसिकली, इसीलिए मतलब करप्शन का एक लीगल डायमेंशन भी है, पता है ना आपको। जो जो लीगल जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो कुछ 5 to 7% लोगों की फैमिलीज ने ही पूरा एक्वायर किया हुआ है ना। आप फादर हो, आपका सुप्रीम, आप चीफ जस्टिस हो, आपका बेटा वो बनेगा, उसके बाद वो चीफ जस्टिस बनेगा। तो ये एक पीढ़ा मतलब जनरेशन टू जनरेशन वो उन्हीं के क्या बोलते हैं उसको, जनरेशन को वो राइट ट्रांसफर होते जा रहा है, इसलिए वो सिस्टम उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है, आप कोशिश करो लॉ करो फिर वहां तक पहुंचे, देखो आप नहीं पहुंच पाते हो, क्योंकि आपकी पहुंच ही वहां तक नहीं हो रही है ना। इंक्लूजन नहीं है वहां पे, एक्सक्लूजन बहुत ज्यादा है। ठीक है, लिख रहे हो इसको, लिखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल परसेप्शन, वैल्यू, values, moral standards of society which are built on the basis of interplay of many factors such as citizen will not be moral unless those who govern their morals and vice versa। ठीक है, मतलब ये दोनों एंड से होना चाहिए, सिटीजन भी ओबीडिएंट होने चाहिए और गवर्नमेंट भी ओबीडिएंट होनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करेगी कि लोग ईमानदार हो जाए और लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि गवर्नमेंट ईमानदार हो जाए, तो उससे वो नहीं हो सकता। और हमारे यहाँ पे दोनों प्रॉब्लम है, लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट ही तो करप्ट है फिर हम क्यों नहीं करें। ठीक है, दोनों एंड से, और गवर्नमेंट लोग है कि लोग ही तो दे रहे हैं पैसे तो हम क्यों नहीं लेंगे भाई। ठीक है, दोनों एंड से जब तक नहीं होगा तब तक वो कंटिन्यूएशन में चीजें रहेंगी हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों एंड से कोशिश करनी होगी, सिविल सोसाइटीज को, एनजीओ को मिलके लोगों की जो अप्रोच है उसको चेंज करना पड़ेगा, और दूसरी साइड से गवर्नमेंट को भी कोशिश करनी पड़ेगी, जो करप्ट प्रैक्टिसेस है, जो स्ट्रक्चर है, जो करप्शन को प्रमोट करते हैं उनको अबॉलिश करें या फिर उनके अंदर रिफॉर्म्स लाए। ठीक है, लिखो इसे। Ethics we can't teach to the people unless you practice it, although it is not absolute term but in overwhelming terms, especially responsible people of society will give
justification for their unethical conduct. अगला पॉइंट लिखो, therefore ARC comments for systematic reforms that entire system should be reformed rather than one block or one sector. Then it will have its impact. ARC का कहना है जिस किसी डिपार्टमेंट में करप्शन है उस पूरे डिपार्टमेंट को ही बंद कर दो या फिर उस पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन या फिर डिपार्टमेंट के अंदर ही रिफॉर्म लाओ, ठीक है। जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रद्द करने की रिकमेंडेशन नीति आयोग ने दी है, उसकी जगह पूरी नई बॉडी आएगी नेशनल मेडिकल कमीशन, है ना। तो ऐसे पूरे इंस्टीट्यूशन के अंदर ही रिफॉर्म लाने की जरूरत है, इंस्टेड कि थोड़ा सा जिसमें करप्शन उसको चेंज करो, नहीं, वो पूरी बीमारी है, कैंसर की तरह फैली हुई है, ठीक है। पूरा का पूरा रिफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा का पूरा बंद करना पड़ेगा, तभी जाके उसके अंदर रिफॉर्म आएगा। हाँ, टेन्योर कम कर सकते हो, ये भी है, और जो भी उनको सिक्योरिटीज प्रोवाइड की गई है ना, उसमें भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि उनको एश्योरिटी है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, वो बेधड़क करप्शन कर रहे हैं, ठीक है। और जो आपकी एथिकल वैल्यूज है ना, देखो करप्शन को सबसे पहले अगर कम करना है तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कैसे? अगर हम बच्चों को वैल्यूज सिखाएंगे ना तो ऑब्वियस ही है कि करप्शन अपने आप ही कम होगा, ठीक है। जो वैल्यू इनकलकेशन स्कूल के यहाँ पे होता है ना, वहां पे ही गलती हो रही है मेरे हिसाब से, ठीक है। वैल्यूज को फर्स्ट खाली हम रटते हैं, वैल्यूज को इनकलकेट नहीं करते, ठीक है ना, रटी रटाई चीजें होती है, ठीक है। आपको जब कोई पूछेगा कि तुमको सिविल सर्वेंट क्यों बनना है, तो आप ऐसे मतलब पॉपुलिस्ट जवाब दोगे कि नहीं मुझे लोगों की सेवा करनी है, ये करनी है, पर अल्टीमेटली क्यों बनना है? आपको अपना सोशल स्टेटस बढ़ाना है, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं मुझे देख के लोग अट्रैक्ट होने चाहिए, मेरे पास अच्छा गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी है मुझे मिलनी चाहिए, ये अपना प्राइमरी मोटिव है। सेकेंडरी मोटिव है कि मैं चलो लोगों की सेवा भी कर लूंगा थोड़ी बहुत, ठीक है। पर जब तक लोगों की सेवा करना आपका प्राइमरी मोटिव नहीं होता, ठीक है, तब तक सोसाइटी के अंदर करप्शन चलता रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इस टॉपिक के अंदर कुछ रह रहा होगा तो वो हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे, और उसके बाद हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये सिटीजन चार्टर एंड करप्शन के जो बेसिक कंपोनेंट्स थे, मतलब सिटीजन चार्टर तो पूरा कवर हो गया, और करप्शन के जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, वो मैं आपको अगली क्लास में डिस्कस करके बता दूंगा कि किस किस फॉर्म में करप्शन और सिटीजन चार्टर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का क्लास मेरी एंड से अभी डिस्कस खत्म होता है। किसी को कुछ डाउट है? क्लियर है? हाँ, वो आगे है, इस करप्शन के बाद वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, ये सारी चीजें इसी के अंदर करनी है हमें, है ना। आगे आगे सब है, ठीक है, टाइम अभी है, सब है, ठीक है। तो इसकी पीपीटी में भेज दूंगा अभी, ठीक है। तो मेरी एंड से क्लास खत्म है। सैटरडे को 4 बजे, 4 बजे होता है ना हमारा, सैटरडे को 4 बजे मिलते हैं हम लोग, ठीक है।